तो रोटेटर कफ मसल्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग मसल ऑफ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का सपोर्टिंग मसल है। कितने में डिवाइडेड है? तीन मसल में डिवाइडेड है। कितने मसल्स के अंदर? सॉरी, फोर मसल्स यहाँ पे हैं हमारे। इसको हम सिट्स मसल भी कह देते हैं। देखो अगर इनका फर्स्ट वर्ड देखोगे ना, SITS आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिट्स मसल। ठीक है, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। ये चार मसल आपको दिखते हैं रोटेटर कफ मसल के अंदर। जैसे आपका इसका नाम है ना, वैसे ही इसका काम भी है, क्योंकि ये क्या करवाता है? रोटेटरी मूवमेंट्स करवाता है। और शोल्डर्स की रोटेटरी मूवमेंट्स आपको पता है क्या होती हैं? एक इंटरनल रोटेशन होती है और एक होती है एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट जो हैं वो करवाता है आपका रोटेटर कफ मसल। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोटेटर कफ की हेल्थ अगर हमारी बिगड़ गई ना, तो हमारा जो शोल्डर है वो आप ये मान लो कि फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितनी भी मूवमेंट होती हैं शोल्डर्स की, चाहे वो आप चेस्ट प्रेस के लिए कर रहे हो या आप अपने शोल्डर्स के लिए कर रहे हो, उसमें आपका शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना है। ठीक है, पहले हम इसका लोकेशन देख लेते हैं और मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जिसका म्यूट हो गया प्लीज म्यूट कर लो। हम्म, तो ये चार मसल्स जो हैं, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं और फिर इसके फंक्शंस को आगे और डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये रही आपकी चार मसल्स। सुप्रास्पिनेटस, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, आपके स्कैपुला से शुरू हुई और आपके टॉपर एंगल ऑफ ह्यूमरस के आप पास इंसर्ट हो गई ऐसे। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनिशियल 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन। इनिशियल 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट करना यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना मूवमेंट ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? आपका सुप्रास्पिनेटस कर रहा है। उसके बाद आता है आपका सब स्कैपुलरीज। सब स्कैपुलरीज मसल का काम क्या होता है? आपका इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जब भी आपके कैविटी के अंदर ह्यूमरस अंदर की तरफ को रोटेट करेगा, उसको इंटरनल रोटेशन कहेंगे। और वो जरूरी नहीं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि यही इंटरनल रोटेशन नहीं। अगर आप ऐसे हाथ सीधा रख के भी ऐसे करोगे तो भी इंटरनल रोटेशन है, ऐसे करोगे तो भी इंटरनल रोटेशन है। ठीक है ना? जब भी ह्यूमरस ऐसे रोटेट करेगा अंदर, इसको इंटरनल रोटेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब स्कैपुलरीज जो है वो आपका इंटरनल रोटेटर मसल है। मतलब ये आपकी इंटरनल रोटेशन को कॉज कर रहा है। अब देखो सब स्कैपुलरीज है कहाँ वैसे? ये आपके एंटीरियर साइड ऑफ स्कैपुला से शुरू होता है। देखो आगे से शुरू हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है आपके ह्यूमरस के टॉपर एंगल पे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया आपका सब स्कैपुलरीज। देन आएगा आपका इंफ्रास्पिनेटस। इंफ्रास्पिनेटस जो है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ? आपके स्कैपुला के लैटरल एंगल से शुरू हुआ, यानी यहां से शुरू हुआ और गया आपके ह्यूमरस के एंड में, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपका इंफ्रास्पिनेटस। क्या करने का काम करता है? ये करता है आपका एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, क्या करता है ये? आपका एक्सटर्नल रोटेशन। और उसके बाद आपका जो आता है, ये आता है टेरेस माइनर, जो बिल्कुल नीचे है। और ये आपका जाता है ह्यूमरस पे, यहाँ पे। तो इसका काम होता है क्या? आपका अगेन एक्सटर्नल रोटेशन को मदद करना, साथ के साथ आपकी बॉडी में क्या करवाना? आपके ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मतलब आपके ह्यूमरल जॉइंट जो है, ये वाला जॉइंट, इसको सही रखना, ह्यूमरल जॉइंट को स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, ये काम होते हैं किसके? आपके एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, तो ये सारे फंक्शन हो गए आपके रोटेटर कफ मसल के। ये चार मसल जो हैं ये रोटेटर मसल हो गई, रोटेटर कफ मसल। अब देखो, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इनका कितना ज्यादा यूज है। अब चाहे आप कर रहे हो बेंच प्रेस, है ना, ये मूवमेंट कर रहे हो आप। बेंच प्रेस के अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा है होते हुए। आपका शोल्डर यहाँ पे कौन से
रोटेशनल मूवमेंट में एग्जिस्ट करता है। देखा आपने मूवमेंट कौन सा है, बताओ, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? क्या लगता है आपको? राइट, ये क्या है आपका? इंटरनल रोटेशन है, वेरी गुड। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपका इसके ऑपोजिट अगर बात करें, जैसे आपका शोल्डर प्रेस वगैरह है, ठीक है, या बिहाइंड द नेक प्रेसेस वगैरह होती हैं जो, इसमें बताओ कहाँ पे है हमारा शोल्डर? ये इस पोजीशन में अगर आप सैजिटली देखो यानी साइड से देखो, तो यहाँ पे आपका क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट है, ये स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपने ये समझा कि भैया इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन तो हर जगह हो रहा है ऑलमोस्ट, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो कहीं ना कहीं तो पॉसिबली हो ही रहेगा, है ना? तो अगर आप इन मसल की प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए, या कोई पार्ट आपका वीक है यहाँ पे, किसी भी रीजन की वजह से वो वीकनेस डेवलप हो सकता है बचपन में कोई इंजरी हुई थी, हो सकता है कभी आपने इधर की मूवमेंट नहीं की, हो सकता है आपने शोल्डर्स आपके उतने ज्यादा मोबाइल नहीं है, रीजन काफी सारे हो सकते हैं। बात सौ बात की ये है, लास्ट कंक्लूजन ये है इसका, कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर कोई वीकनेस है या इंजरी है, तो ये बहुत जल्दी हील नहीं होगी, है ना? और बहुत सारे लोग अपने रोटेटर कफ को डैमेज करके आ चुके होते हैं, ठीक है ना? स्पेशली अगर मैं बताऊं एथलीट्स, स्पेशली एथलीट्स इसको खराब करके आ चुके होते हैं, जिनके जिनके स्किल्स में रोटेटरी मूवमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। जैसे हो गया आपके जेवलिन थ्रोवर, देखो वहां पे आपका कितना ज्यादा शोल्डर आपका एक्सेसिव स्ट्रेस में होता है, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ मोबिलिटी नहीं है शोल्डर्स में, उतनी ज्यादा बच्चे से ट्रेन नहीं करते हो शोल्डर्स को, वार्म अप नहीं करते हो सही तरीके से, तो फिर इंजरी चांसेस ज्यादा हैं बॉलर्स के लिए, पिचर्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। इवन जिम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रोटेटर का खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। खराब होने का मतलब ये है कि उन्होंने खुद ने इनको प्रॉब्लम में लाया है, ठीक है, डैमेज किया है। तो ये जरूरी है कि आप इनको सही रख सको। अगर इनकी हेल्थ सही है तो ही आप लॉन्ग टर्म हेल्दी मूवमेंट्स कर सकते हो, अदरवाइज हमारा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर हमें रेस्ट लेना पड़ेगा। और ये पार्ट क्या होते हैं? ये पार्ट होते हैं एवास्कुलर होते हैं, ये मतलब जो आपका रोटेटर कफ मसल है ना, ये इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता अगर मान लो इधर पे इंजरी कोई हो गई। एवास्कुलर है क्योंकि ब्लड की सप्लाई लिमिटेड है, बहुत कम है यहाँ पे, ब्लड सप्लाई इज लिमिटेड, ठीक है, इसलिए हम उसकी हीलिंग उतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर कोई इंजरी हुई ना, तो उसको बहुत समय लग जाता है रिकवरी के लिए, और इतना टाइम तो हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा बिजी पार्ट है शोल्डर, ये हर जगह ही इन्वॉल्व है, कुछ कर लो आप, ये इन्वॉल्व है। आपने स्टेशन जाना है, आप कोई बैग कैरी करके लेके जा रहे हो, अगेन शोल्डर इन्वॉल्व है। आपने कुछ चीज ऊपर से लिफ्ट करनी के नीचे निकालना है, अगेन शोल्डर इन्वॉल्व है। कोई बॉलिंग करनी है, शोल्डर इन्वॉल्व है। इसका तो इन्वॉल्व होना ही होना है ना, ये तो बहुत बिजी एरिया है। तो इसकी रिकवरी के बताओ कैसे कर पाओगे आप इतनी जल्दी, क्योंकि गोल्डन पीरियड जो होता है ना रिकवरी का, या फिर तरीका जो रिकवरी का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट प्रोवाइड करना। और मैंने आपको बोला कि ये एरिया इतना बिजी है कि यहाँ पे रेस्ट देना कंपेरेटिवली मुश्किल है। मतलब मान लो मेरे रोटेटर कफ इंजर्ड हुआ, मेरा सब स्कैपुलस का टेंडन इंजर्ड हो गया, या मेरा इंफ्रास्पिनेटस ओवर स्ट्रेच हो गया, मान लो किसी रीजन की वजह से। अब जब ये इतना ज्यादा डैमेज हो गया है, तो रिकवरी के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारे उधर क्या है कि हम लोग रिहैबिलिटेशन को या एक्सरसाइज सिलेक्शन या इन सारी चीजों पे उतना बात नहीं करते हैं। और रिहैबिलिटेशन एक अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ फील्ड है, जिसके ऊपर हमें काम करना जरूरी होता है, ताकि हम वापस कर पाए उस इंजरी से अपने स्पोर्ट्स में, और अपने बॉडी को उस इंजरी से कंप्लीटली बाहर निकाल पाए। बट बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया मेरा इंफ्रास्पिनेटस से ओवर स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे स्लाइट पेन है वहां पे, मुझे दर्द वगैरह हो रहा है, बट मैंने तो जिम का फी दे दिया। अब मुझे अपनी फिटनेस भी मेंटेन करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं 2 दिन नहीं गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जिम की फी भी भरी हुई है और पूरा हेल्थ खराब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं
इवन दर्द के अंदर ही पेन वाली कंडीशंस में ही अपने वर्कआउट्स करूंगा। और जो कि एक हद तक देखा जाए तो डेडिकेशन आपके अंदर है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस मोमेंट को तो कम से कम रेस्ट दे दो जहाँ पे आपकी इंजरी हुई है। भले ही आपको वहां पे कम पेन फील हो रहा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पेन हो रहा है तो ये तभी जाएगा जब आप वर्कआउट करोगे। और अब क्या होगा, मेरे यहाँ पे पेन है, मैं स्टिल वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्टिल मेरे को बार बार पेन हो रहा है, रेपिटेटिव कंडीशंस में मुझे पेन फील हो रहा है, बट मैं करे जा रहा हूँ। और मैं ये फील कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो चला जाएगा अपने आप से दर्द, है ना। और क्योंकि कुछ कुछ मोमेंट से पेन होगा भी नहीं, आपको हर शोल्डर की मूवमेंट में पेन नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा अगर इंफ्रास्मेटस डैमेज है, तो मुझे ज्यादातर जो ऊपर की मूवमेंट है ना, इससे ओवर द हेड मूवमेंट्स हैं या फिर जो एक्सटर्नल रोटेशन वाली मूवमेंट है, उसमें ज्यादा पेन होगा, इंटरनल वाले में नहीं होगा। जब मैं यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहा हूँ उसमें मेरे को ज्यादा पेन नहीं होगा, बट मैं जब यहाँ से पीछे से आऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा फील होगा मुझे कि यार इतनी मूवमेंट्स में यहाँ पे ऐसे में कोई दर्द तो हो नहीं रहा, बट यहाँ पे जाता हूँ तो बहुत दर्द होता है। तो क्या करते हैं, उस लिमिटेड रेंज को तो छोड़ देते हैं, मतलब इस रेंज पे नहीं जाना है, इससे ऊपर वाली रेंज पे सब ट्रेन करते रहो। अब इससे हुआ क्या कि ये ओवर एक्टिविटी हो गई, यानी कि आगे वाले जो पार्ट हैं वो तो आप इफेक्टिवली ट्रेन कर रहे हो, उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और जो पीछे वाला पार्ट है वहां की रेंज जो है बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि एक तो वहां पे इंजरी थी, दूसरे वहां पे कभी उस इंजरी की हीलिंग पे काम ही नहीं हुआ ना, तो वो काम हो गया, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या होगा, पेन के चांसेस और ज्यादा होंगे और आपकी मूवमेंट खराब हो जाएगी, क्योंकि आप लिमिटेड रेंज के अंदर स्ट्रांग हो, उस रेंज में आप वीक हो। अभी आप अगर ऐसे मूवमेंट करोगे जिसमें जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पे इंजरी आएगी फिर से। ठीक है ना, तो ओवर यूज नहीं करना है। आप छोटी सी इंजरी को, जिसको आप 2 हफ्तों में 1 हफ्ते में हील कर सकते थे, उस इंजरी को अगर आप बार बार रिपीटेटिवली ट्रेन करते रहोगे, ओवर यूज करते रहोगे, तो भैया वो हील नहीं होने वाली, और आगे पता नहीं कितने सालों तक रहेगी, फिर वो उसको हम बोलते हैं ओवर यूज इंजरी, जो कि आपकी सिर्फ 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती, बट आपने नहीं, ओवर यूज किया और उसको और खराब कर दिया। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंजरी हो जाए, आपका गोल्डन स्टेप होता है कि आप उस एरिया को रेस्ट दो। ठीक है, और उसकी हीलिंग पे काम करो। ठीक है, रेस्ट प्रोवाइड करना है और फिर उसकी हीलिंग पे काम करना है। कुछ आपके जो थेरेपीज वगैरह हैं, जैसे आपका राइस थेरेपी है, वो आप ले सकते हो अगर माइनर इंजरी है तो। ये थेरेपी अगर आप ले रहे हो 1 डेढ़ हफ्ते तक और पेन मैनेजमेंट हो गया, दर्द वगैरह कम हो गया, फिर धीरे 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 करके एक्टिवेशनल एक्सरसाइज, अर्ली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एंड देन जाके अपने नॉर्मल मूवमेंट्स में आना होता है। रादर हम क्या करते हैं, हमने 1 2 दिन का रेस्ट ले लिया, थोड़ा बहुत पेन ठीक हो गया और आ गए फिर से अगले दिन हैवी बेंच प्रेस करने। वो पार्ट आपका कम पूरा अच्छे तरीके से हील नहीं हुआ है, पेन मैनेजमेंट हुआ था सिर्फ, और आपने अगले दिन आके फिर उसे इंजर्ड कर दिया। तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है हमें। ओके, वो स्ट्रेस से ब्रेक हो जाए जहां से वो शोल्डर से जॉइंट है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। यार अगर आपका इंफ्रास्पिनेटस, आप कह रहे हो कि पूरा डैमेज हो जाए, निकल ही जाए वहां से, है ना, ये कह रहे हो क्या। अगर इंफ्रास्पिनेटस या कोई भी मसल अगर अपने आर्टिकुलेटिंग सरफेस से निकल जाए, या उसमें इतनी बड़ी इंजरी हो जाए कि वो पूरा ही ब्रेक हो जाए, जिसे हम बोलते हैं ग्रेड 3 टीयर। ठीक है ना, ग्रेड 3 टीयर यार, समझो बात को, जो मसल होते हैं ना वो आपके डायरेक्टली बोन से नहीं जुड़ते, वो विद द हेल्प ऑफ टेंडन जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो जॉइंट पे नहीं जुड़ा हुआ है वो जॉइंट में थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जॉइंट में लगा हुआ है ये, बिल्कुल जाके ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेंडन है जो यहाँ पे कनेक्टेड है आपके ह्यूमरस पे। ठीक है ना, तो बेसिकली हाँ, ये कह सकते हो कि जब आपका मसल या टेंडन मान लो कंप्लीट टीयर हो जाए, इसको बोलते हैं कंप्लीट टीयर। ठीक है, ग्रेड 3 टीयर। हालांकि ये इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, ये तभी पॉसिबल होगा जब बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ग्रेड 3 टीयर में क्या होता है, फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सर्जरी ही ऑप्शन होती है आपके पास। ठीक है ना, सर्जरी ही प्लान करनी पड़ेगी आपकी, अगर आपको एक्सेलरेट करना है अपनी रिकवरी को, क्योंकि अब क्या होगा कि सर्जरी होगी, आपके मसल को जोड़ा जाएगा फिर से, समझ रहे हो। तो
ये करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी अगर ग्रेड 3 टीयर है तो। ग्रेड 1 टीयर है चलेगा, आप रिकवरी दो उनको, बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेगी, और थेरेपीज दो बस, बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेगी। बट अगर ग्रेड 3 टीयर है तो फिर हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, समझ गए? क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपका हीलिंग बहुत डिले हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसे हीलिंग। हाँ, सर्जरी सेफ करो। जब सर्जरी सेफ हो गई, आपको लगता है कि अब पेन मैनेजमेंट हो गया, दर्द वगैरह कम हो गई, जब दर्द वगैरह चली जाएगी तो उसके बाद, पेन मैनेजमेंट के बाद आप रिहैब शुरू करते हो। ठीक है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन शुरू होता है, फिर वहां पे आपकी सिलेक्टेड नंबर ऑफ एक्सरसाइज बनती है। पहले एक्टिवेशनल एक्सरसाइज बनती है, फिर आपकी अर्ली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बनती है, फिर आपकी पोस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बनती है, फिर आपकी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज बनती है, फिर आपकी बायलैटरल मूवमेंट्स बनती है, फिर जाके आपकी जो है ना और मूवमेंट बनती है, मतलब और जो आप हैवी वगैरह मूवमेंट करते हो वो उसके बाद आती है। तो पूरा एक अ, मतलब कह सकते हो पूरा एक स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप रिहैबिलिटेशन होती है। ग्लेनॉइड क्या है? ग्लेनॉइड एक कैविटी का नाम है। ठीक है, ये जो ऐसा आपका कैविटी बना हुआ है ना यहाँ पे, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, जो आपके यहाँ पे बना हुआ है ऐसा। फिर इसमें यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स होता है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो हमारी मूवमेंट है, कैसे जान सकते हो कि अगर आपका रोटेटर कफ सेफ है या हेल्दी है? आपको सिर्फ ये करना है कि अपना जैसे हाथ लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है। अगर ये पूरा 180 डिग्री के आसपास घूम रहे हैं इजीली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट मीन्स आपके रोटेटर कफ हेल्दी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर यहाँ पे भी लिमिटेड रेंज है, मतलब यहाँ से घुमाया, यहाँ से जाने के बाद यहाँ यहाँ दर्द होना शुरू हो गया, इट मीन्स आपका डैमेज है, आपके सब स्कैपुलरिस में कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन बनी हुई है या डैमेज है मसल। या अगर आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो, पेन होता है, या फिर इनिशियल 15 डिग्री में पेन हो रहा है, तो आपका वो मसल वीक है, या वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, बाकी आप इसके लिए मूवमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली जब आपको हेवी एक्सरसाइजेस करनी है, अपने शोल्डर्स की, अपने चेस्ट की, तो आप अपने रोटेटर कफ मसल्स को भी क्या करोगे? ट्रेन करोगे। ठीक है, अब इन मसल्स को बहुत ज़्यादा लोडेड कंडीशन में ट्रेन नहीं करना होता हमें। अगर इनको सिर्फ हमें वार्म अप करना है, क्योंकि ये सपोर्टिंग मसल है, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा लोडेड कंडीशन में ट्रेन करेंगे तो हमारी रोटेटर कफ की हेल्थ के लिए, खुद के लिए ही ठीक नहीं होता वो। तो लाइट रेंज के साथ आप इसकी मूवमेंट्स कर सकते हो, जिससे कि आप इसको वार्म अप करो, रेडी करो, और फिर आगे जाके ट्रेनिंग करो। ये तरीका होता है। यार सर्जरी का आइडिया, पहले तो देखो कंडीशन समझनी पड़ेगी ना। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने फाइबर्स ब्रेक हुए हैं, फिर उसके हिसाब से, उन फाइबर्स के हिसाब से, जो टूटे हुए फाइबर्स हैं उनके हिसाब से सर्जरी प्लान होती है। और हर किसी का रेट अलग अलग है ना? अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा रहे हो, वहाँ पे अलग है, गवर्नमेंट में अलग है, तो उस हिसाब से वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। वो आपकी एमआरआई फाइंडिंग्स जो होंगी ना, उसमें पता लग पाएगा कि कितनी आपकी सर्जरी होनी है, कितना टाइम उसमें लगेगा, और उसके हिसाब से फिर वो आपका पूरा रेट बनता है। नेक्स्ट आता है पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल कहाँ का है भैया? पेक्टोरल मसल है आपके चेस्ट का। ठीक है, अब चेस्ट में आपके ना दो मसल होते हैं, एक पेक्टोरालिस मेजर और एक पेक्टोरालिस माइनर। मेजर एंड माइनर, तो दो मसल ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं मेनली। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि आपका जो मेजर वाला पार्ट होता है काफी बड़ा होता है, 90% ऑफ चेस्ट मसल जो कवर करता है वो मेजर करता है। माइनर जो है वो 10% कवर करता है सर, मतलब माइनर छोटा पार्ट है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में, इसके ओरिजिन इंसर्शन को देखो तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये ना इसका जो ओरिजिन पार्ट होता है ना, जहाँ से ये शुरू होता है, वो काफी ब्रॉड है। और जो इसका इंसर्शन पार्ट है वो काफी पतला है, इसको है ना काफी बार हम कन्वर्जेंट या ट्रायंगुलर टाइप ऑफ मसल भी कह देते हैं, इसके ओरिजिन इंसर्शन को देखते हुए। देखो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपके स्टर्नल हेड को क्रॉस किया,
देन यहाँ नीचे से आके आप एब्डोमिनल छेद को टच करते हुए आपके ह्यूमरस पे कनेक्ट हो गया, है ना, और ऐसे ही आपके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है दोनों, ये आपका क्लेविकल वाला, स्टर्नल वाला, एब्डोमिनल वाला, तो इन तीन पार्ट से ओरिजिनेट होके इंसर्ट कहाँ पे हो गया, ये आपके ह्यूमरस पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ पे हो गया, ये आपके ओरिजिनेट हुआ आपके क्लेविकल से, आपके स्टर्नल स्टर्नम से, और आपके एब्डोमिनल शीथ से। ठीक है, तो यहां से ये ओरिजिनेट हुआ और इंसर्ट हुआ ह्यूमरस पे। तो ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। अगर आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे, कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वो कब होगा, जब आपका ह्यूमरस बोन जो है वो आपके बॉडी के क्लोज आएगा। क्या आएगा, जब आपकी बॉडी के क्लोज आएगा तब आपका जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। जैसे कि देखो, ये अभी आपका ह्यूमरस अवे फ्रॉम द बॉडी है, अभी ह्यूमरस बॉडी के क्लोज आ गया। देखो ह्यूमरस का इंसर्शन कहाँ पे है? अगर मान के चले हम, तो आपके चेस्ट का इंसर्शन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इंसर्शन है चेस्ट का, चेस्ट मसल का, ऐसे यहाँ से राउंड होकर के आया और इंसर्ट हो गया यहाँ पे, जुड़ा यहाँ पे। अब जब मैं इसको क्लोज टू द बॉडी लेके आऊंगा, देखो क्लोज टू द बॉडी, तो क्या हुआ, आपका इंसर्शन पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट दोनों क्लोज आ गए, देख रहे हो? ये हुआ क्या, ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन। और जब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेंथन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेच हो जाएगा। अगेन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मूवमेंट कौन सी होती है यहाँ पे आपकी, मूवमेंट होती है आपकी हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ये मूवमेंट क्या होती है आपके कहाँ पे, चेस्ट वाले मसल के अंदर होती है ये वाली मूवमेंट जो हम बात कर रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स हैं। मेनली हम दो हेड्स की बात करते हैं। एक आपका होता है स्टर्नोकोस्टल हेड, एक होता है आपका क्लेविकुलर हेड। ठीक है, क्लेविकुलर हेड नाम से पता लग रहा है, और काम से इसका फंक्शन देखें तो जो क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड होती है ना, इसमें ये डिफरेंस है कि आपका जो स्टर्नल, देखो नाम से पता लग रहा है स्टर्नल हेड, यानी कि आपके स्टर्नम बोन से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, और इसकी फाइबर्स गई कुछ इस तरीके से और ह्यूमरस पे कनेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं स्टर्नल हेड। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लेविकुलर हेड की, जैसे हम लेमन टर्म्स में अपर चेस्ट कह देते हैं, उसका नाम असल में क्लेविकुलर हेड होता है। देखो कैसे ओरिजिनेट होकर आ रही है, इसकी जो फाइबर्स होती हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं, क्लेविकल रीजन से शुरू होती हैं, और ऐसे आपके ह्यूमरस पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ह्यूमरस पे कनेक्ट हो जाती हैं इसकी फाइबर्स। तो ये हो गया आपका क्लेविकुलर हेड। और एक और हेड आता है जिसकी फाइबर्स कंपेरेटिवली थोड़ी कम रहती हैं, बट स्टिल आपकी होती हैं, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल हेड। ठीक है, जो आपकी आती है इस वाले एंगल से शुरू होती हैं और आपके इंसर्ट हो जाती है ह्यूमरस में। तो ये वाला जो मसल है आपको दिख रहा कितना बड़ा मसल है, और यहाँ पे तीन जगह से फाइबर ओरिजिनेट होकर आ रही हैं और इंसर्ट हो रही हैं आपके ह्यूमरस पे, इसीलिए इसको डिफरेंट हेड्स कह देते हैं। और अगर इसको हमें ट्रेन करना है इतने बड़े मसल को, तो इनकी फाइबर्स तभी अच्छे से एक्टिवली यूज होंगी जब आप ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस लेके आओगे, है ना, क्योंकि तीनों की जो फाइबर अलाइनमेंट है वो अलग है। एक की थोड़ी सी नीचे डायगनली आ रही है, एक की बिल्कुल सीधी रन कर रही है, और एक की थोड़ी अपवर्ड रन कर रही है। तो जब आप फ्लैट बेंच पे करते हो, जब आप फ्लैट बेंच पे करते हो, तो आप कौन सी मसल फाइबर्स को मेनली टारगेट कर रहे होते हो, बताओ? तीन हेड्स में से बताओ। फर्स्ट हेड मैंने बताया आपको क्लेविकुलर हेड, जो कि सबसे ऊपर वाला हेड है। ठीक है, और एक बताया मैंने आपको स्टर्नल हेड, जिसे स्टर्नोकोस्टल हेड भी कह देते हैं। और तीसरा बताया मैंने आपका एब्डोमिनल हेड। तो कौन से वाले के अंदर होगा, राइट, आपका स्टर्नल हेड जो होगा वहां पे
इफेक्टिवली ट्रेन होगा फ्लैट बेंच के अंदर। ठीक है, और अगर बात करें हम क्लेविकुलर हेड की, वो कब ट्रेन होगा, जब हम इंक्लाइन बेंच पे काम करेंगे। इंक्लाइन भी याद रखना, आपको बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्लाइन बनाने से क्या हो जाएगा, जो आपकी मूवमेंट होगी वो कंपैरेटिवली फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर्स की ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लो मैं बहुत ही ज्यादा, जैसे अभी के कंडीशन में आ गया, अब मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा जो मूवमेंट होगा वो शोल्डर का फ्लेक्शन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, फिर उसमें ज्यादा फ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और मेरे शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा, चेस्ट का कम हो जाएगा। तो अपने को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना है, कितना करना है, 15 से लेके 30 डिग्री जो हुआ है वो सबसे बेस्ट है। 15 to 30 डिग्री जो है ना वो सबसे बेस्ट है। 15 तो छोड़ दो, 30 डिग्री से अपवर्ड, 15 कम है, 30 डिग्री से ऊपर वाला जो मूवमेंट है वो आपके चेस्ट को अच्छे से क्लेविकुलर हेड को ट्रेन कर देगा। बट याद रखना 45 से ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि उससे अगर ऊपर जाओगे तो ज्यादा आपका शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल हेड, जो कि आपका, जिसको लोअर हेड भी कह देते हैं। अब ये जो मसल है ना, इसको ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे बेंच का डिक्लाइन एंगल हमारे जिम्स वगैरह के अंदर होता है ना, उसी को यूज करते हैं, और वो डिक्लाइन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो जहाँ पे जो डिक्लाइनेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। तो इतने भी अगर आप करोगे तो आपका मूवमेंट मतलब मसल ट्रेन नहीं होने वाला, इवन आपके शोल्डर पे एक्सेसिव स्ट्रेस आएगा, और आप शोल्डर को ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना, जो आपने देखा होगा कि हम बहुत जब नीचे हो जाते हैं तो हमारा एक तो मूवमेंट, हम जो है वो हमें उतना रिफाइंड नहीं लगता, और इवन हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपर चेस्ट में ज्यादा फील होता है हमें। ठीक है ना, और दूसरी बात, शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे मूवमेंट में आ गए, और आपका जो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पाँव होंगे, और हम कुछ ऐसे लेटे होंगे, और यहाँ पे हमारे हाथ होंगे। तो एक तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप काइनेटिक चेन नहीं मेंटेन कर पाओगे, काइनेटिक चेन नहीं मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि आपके लंबार एरिया में एक्सेसिव, ठीक है ना, एक्सेसिव क्या आ जाएगा, एक बेंड आ जाएगा, तो वो काइनेटिक चेन बनेगी नहीं। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा कि आपका हेड जो है वो बहुत डाउनवर्ड चले गया आपकी अपर बॉडी से, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी है जो टेक्निकली वो आपके ब्लड ब्रेन पे बहुत ज्यादा आ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके शोल्डर्स, देखो ये हुआ आपका वेट, ये वेट हुआ, और ये हुए आपके बॉडी। तो ये आपका वेट और आपकी जो बॉडी है वो कुछ इस एंगल पे आ रही है ये, जबकि हम किस में काम करते हैं, 90 डिग्री के आसपास काम करते हैं, जो कि एक ज्यादा इफेक्टिव मूवमेंट है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल ऊपर बनता है। हालांकि लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इसमें भी बनेगा, बट आपका जो वेट है वो ज्यादातर नीचे को शिफ्ट शिफ्ट होने की तरफ को कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपके शोल्डर स्टेबलाइजिंग मसल बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए अपने को इतना ज्यादा नीचे नहीं करना है, उतने अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो अब याद रखना कि हमें सिर्फ 10 to 15 डिग्री करना है, ज्यादा नहीं करना। 10 to 15 डिग्री, बट 10 to 15 डिग्री वाला जो बेंच एंगल है वो आपके जिम्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है मेनली। तो इसके लिए आप क्या करो, फ्लैट बेंच के ऊपर, तो मान लो फ्लैट बेंच है ना, तो इसके नीचे आप क्या रख लो, प्लेट्स रख लो। अब इससे क्या होगा, आपका 10 से 15 डिग्री का एंगल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव है, ये बेटर है, इसमें क्या होगा, आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, और प्रॉब्लम कम रहेंगी, और आप अपने एब्डोमिनल हेड को भी ट्रेन कर पाओगे। तो ये तरीका रहेगा इसको करने का। ठीक है, ये 3 हेड्स पे हमने बात कर ली। अब आता है पैक माइनर, क्योंकि पैक मेजर तो बड़ा पार्ट है, इसको तो ट्रेन कर लोगे। पैक माइनर जो है ये भी आपका ट्रेन होता है जब आप चेस्ट को ट्रेन करते हो नॉर्मल मूवमेंट्स के अंदर, चाहे प्रेसेस वगैरह हो, फ्लाइज वगैरह हो, उसमें ट्रेन हो जाता है। बट इसका जो मसल फाइबर है ना, इसका ओरिजिन पॉइंट देखो आप, यहाँ पे तो ज्यादातर आपकी हॉरिजॉन्टल मसल फाइबर से, ये आपकी थोड़ी वर्टिकल है, ऐसे जा रही है देखो, ऐसी ये जा रही है इसकी मसल फाइबर्स डायगनल। तो इसको ट्रेन करने के लिए ना मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके की करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट उस दिन बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट रखना पड़ता है आपके मसल फाइबर्स के, तब जाके आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमें कौन सा मूवमेंट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वर्टिकल एडक्शन। क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एडक्शन मूवमेंट। अब ये कौन सा मूवमेंट होता है देख लो एक बार। हमने केबल वाली मूवमेंट्स करनी है, केबल क्रॉस में हमें करना है थोड़ा सा बॉडी को आगे, और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस और आपके फाइबर्स को मैच करने के, देखो फाइबर्स आपकी ऐसे आ रही हैं, अगर मैं दिखाऊं,
तो आपने अगर सबसे ऊपर लगा लिया है एंगल, और फिर थोड़ा आप आगे आ गए हो जिससे आपकी बॉडी थोड़ा सा इंक्लाइन हो, आगे की तरफ को शिफ्ट हो गई अपर बॉडी, जिससे आपका जो वेट है वो स्पेसिफिकली आपके इस एरियाज में बनेगा। और उसके बाद फिर आप आगे को प्रेस कर रहे हो, 1 2 3। तो देखो जो मूवमेंट है आपकी वो आपके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के कैसे जा रही है, ये मूवमेंट बन रही है। 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका मसल फाइबर की डायरेक्शन है, मसल फाइबर की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट ही आपका मूवमेंट चल रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट मूवमेंट हो जाएगा आपके पेक्टोरल माइनर के लिए। याद रखना, यहाँ पे एंगल्स का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि जब आप वेट को या जो आपके रेजिस्टेंस को, केबल्स को अगर आप बिल्कुल ऊपर सेट करोगे और वहां से आप नीचे को आओगे, तो ये वर्टिकल एडक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप नीचे को आ रहे हो। अगर आप आगे को जाओगे तो वर्टिकल एडक्शन नहीं है, फिर आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आपके फाइबर को मैच नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो ये, या आप ऐसे भी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और इंक्लाइन होना पड़ेगा, ताकि आपका जो फाइबर का लाइन है वो आपके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को मैच कर पाए। अगर वो कर पा रहा है तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपकी मिल जाएगी, मैं आपके माइनर वाले पार्ट। उसके बाद एक और बेसिक पॉइंट यहाँ पे समझना है अपने को। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्लाइज में और प्रेसेस में क्या डिफरेंस है। क्या फ्लाइज करने से कोई अलग मसल ट्रेन होती है या प्रेसेस करने से कोई अलग मसल ट्रेन होती है? चलो पहले आप लोग बताओ कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। एक्सरसाइज तो अलग है, बायोमैकेनिकली अगर आप देखो तो क्या डिफरेंस हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन किस में ज्यादा मिलता है, फ्लाई में या फिर प्रेसेस में? अच्छा, ठीक है। हैवी वेट किस में उठा सकते हो आप? हैवी किस में उठा सकते हो, फ्लाई में या प्रेसेस में? आपने बोला प्रेसेस। प्रेस में आप ज्यादा वेट उठा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करना, ध्यान रखना कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो असल में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन बनता है। जो डिफरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पे बनता है वो यही है कि इसमें आपका मूवमेंट आर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे की वजह से आपको हैवी वेट ये ज्यादा फील होता है। देखो कैसे। प्रेसेस हम करते हैं यहाँ पे जहाँ पे डंबल हमारी बॉडी के क्लोज है ना। और एक है फ्लाई, फ्लाई हमारी बॉडी से दूर है और डंबल्स भी हमसे अवे हो गए, दूर हो गए। और इसमें आपका एल्बो का फ्लेक्शन भी कम है, एल्बो का एक्सटेंशन ज्यादा है, सेमी फ्लेक्स पोजीशन है, तो वेट हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हमारे बाइसेप्स पे भी। ठीक है ना। तो डिफरेंस इस वजह से ज्यादा क्रिएट होता है, ना कि इस वजह से कि वो मूवमेंट अलग है। अब देखो मूवमेंट आर्म का खेल बताता हूँ आपको कितना बड़ा है। जैसे ये आपका फल्क्रम है, चलो आपको मैं और सिंपल समझाता हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा, सी सॉ बोलते हैं उसको, सी सॉ, जो आपकी एक बच्चे जिसमें झूला झूलते हैं, ठीक है, उसको सी सॉ हमने देखा होगा बचपन में, ऐसा सा होता है कुछ। और उसमें यहाँ पे भी बच्चा बैठता है, यहाँ पे भी बैठता है ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक बार आपका ये इस तरफ से नीचे जाता है तो यहाँ से ऊपर हो जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है तो ये ऊपर हो जाता है। ये वाला देखा है आपने झूला, जो स्कूल्स में भी होता था बचपन में, पार्क में भी होता है ये। ठीक है, तो इसी तरीके इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है इसमें।
अगर मान लो यहाँ पे सीसॉ में वेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि आपका जो वेट है ना उसके हिसाब से ही चीजें चलने वाली हैं, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर है। अगर आप यहाँ पे भी 50 kg डाल रहे हो वेट, यहाँ पे भी 50 kg डाल रहे हो वेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस रहेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है नीचे से पाँव से, जब हमें ऊपर को जाना है। और फिर इसी तरीके से दूसरे वाला बंदा भी करता है। अगर मान लो मैंने क्या किया होता, मैंने इसी सी सौ में कुछ इस तरीके की पोजीशन बना ली है। मान लो ये टूट गया, जो आपका मशीन है। उसके बाद क्या हुआ, मशीन इसका मशीन नया बना, बट उससे हुआ क्या, डिफरेंस ये आया कि जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत छोटा रह गया, और ये वाला पार्ट जो है ना बहुत आगे तक एक्सटेंड हो गया। समझ रहे हो मतलब? एक सेकंड। मान लो यहाँ पे हो गया। अब इस कंडीशन में ये बताओ मुझे कि अगर बराबर भी वेट होगा, ये भी बराबर वेट है 50 kg, ये भी बराबर वेट है 50 kg, मुझे ये बताओ कि कौन सा पार्ट जो है वो नीचे रहेगा, जहां पे वेट हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये ज्यादा रहेगा या ये ज्यादा रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। दोनों का वेट बराबर है बच्चों, ये भी 50 kg इसका बच्चा है, 50 kg का है, ये भी 50 kg का है। अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट हमेशा नीचे की तरफ को ही रहेगा। ऑब्वियसली सेकंड। क्यों सेकंड वाला? क्योंकि वहां पे मोमेंट आर्म काफी ज्यादा बढ़ गया ना, देखो। मोमेंट आर्म क्या बढ़ गया, काफी ज्यादा, ये बहुत छोटा है तो मोमेंट आर्म बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर ही रहेगा और यहाँ पे ज्यादा वेट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना? अब ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आप लेके चलो, जब हम डंबल प्रेसेस करते हैं और डंबल फ्लाइज करते हैं। तो जब हम डंबल फ्लाइज करते हैं, तो यहाँ पे डंबल हमारी बॉडी के क्लोज है ना, और यहाँ पे डंबल हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा अवे हो गया, तो मोमेंट आर्म क्या हो गया, एक्सटेंड, ज्यादा दूर हो गया। तो मोमेंट आर्म जब ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा लोड एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? ज्यादा लोड एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से फ्लाई वाली मूवमेंट जो होगी हमारे लिए क्या होगी, हैवी लगेगी, लाइट लगेगी हमें वो, हैवी लगेगी या लाइट लगेगी, क्योंकि मोमेंट आर्म वहां पे दूर है, अवे है। राइट, राइट, वो हमें लगेगी हैवी। इस वजह से फ्लाई मूवमेंट जो है वो हमें हैवी भी लगती है, और उसमें इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जो प्रेस मूवमेंट होती है वो हमें हैवी भी कम लगती है, उसमें ज्यादा हैवी जा सकते हैं हम, और उसमें चांसेस ऑफ इंजरी भी कंपैरेटिवली कम हो जाती हैं। ठीक है ना? अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर रेंज ऑफ मोशन में भी डिफरेंस आता है। देखो, रेंज ऑफ मोशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हमें लगता है वो साइकोलॉजिकली हमें ऐसा फील होता है कि फ्लाइज में हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट जो पाथवेज होते हैं ना, आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस तो बहुत सही रहता ही नहीं है फ्लाई के अंदर। देखो, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि जब आप प्रोसेस कर रहे थे तो आपका एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में था, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा था एल्बो पे। बट जब आप फ्लाई आए तो आपने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पहुंच गया बस। मूवमेंट तो स्टिल यही है ना, ये यहाँ पे फ्लाई में ऐसी मूवमेंट हो रही है क्योंकि आपका एल्बो बहुत ज्यादा ओपन है, बट जब प्रेसेस में आपका ये क्लोज है तो मूवमेंट ये हो रही है। तो डिफरेंस सिर्फ एल्बो का है, मूवमेंट का नहीं है। ये ऐसे थोड़ी करते हो आप, मूवमेंट ये करते हो, यहाँ पे प्रेसेस में ये हो रही है, फ्लाई में एल्बो एक्सटेंशन हो गया तो ये मूवमेंट ये हो रही है। क्लियर? एंड रेंज तो वही है ना, एंड रेंज वही है। याद रखना, क्योंकि आपका चेस्ट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, चेस्ट जो मसल है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि अगर आप बहुत हाथ खोलोगे तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उसके लिए हाथ बंद कर लोगे तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका ह्यूमरस कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, या ह्यूमरस यहाँ तक जा रहा है, ह्यूमरस का जो एंड रेंज है वो ये है अभी चेस्ट प्रेस में। फ्लाई में भी एंड रेंज ये रहेगा, बस हाथ खुल जाएगा, एल्बो ज्यादा खुल जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये याद रखना कि अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको अननेसेसरी वेट भी ज्यादा नहीं उठाना है,
क्योंकि आपकी मूवमेंट सही नहीं होगी उसमें, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठाओगे। दूसरी बात, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है अपने जॉइंट हेल्थ का, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हो तो जॉइंट रिएक्शनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। अगर आप बहुत नीचे जा रहे हो तो आप जॉइंट रिएक्शनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ह्यूमरस जो है बहुत ज़्यादा अवे हो गया अपने कैविटी से, ठीक है, और वेट बहुत ज़्यादा आपने लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है लॉन्ग रन में। तो इसलिए यही कहूंगा कि इसको सेफली करना है, अगर फ्लाई करनी है तो आप ट्राई करो कि आपका ह्यूमरस बस यहाँ तक अवे जाए, इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। को काफ़ी सारे लोग यहाँ तक जाते हैं, सोचते हैं ज़्यादा स्ट्रेस देने से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, बट नहीं, आप अपने जॉइंट को खराब जरूर कर दोगे। ठीक है, तो आपको मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका प्रेसेस में, जो आपकी बेंच प्रेसेस होती हैं और आपकी डंबल प्रेसेस होती हैं, उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। आप सबको पता है, हमने काफी बार सुना भी होगा कि अगर हम डंबल प्रेसेस करते हैं वो जो हमारे लिए सेफ होती हैं, उसमें हम जो मूवमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिस्ट के लिए काफी सही है, रिस्ट डालना, डेविएशन वगैरह नहीं होती है उसमें, क्योंकि आपका फ्लेक्सिबल है वहां पे, है ना। बट जो आपकी रिजिड बार होती है, बारवेल होती है, वहां पे आपका रिस्ट एक स्टैटिक पोजीशन में होता है, वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, रॉड को नहीं बदल सकते हो आप। पर देखो, हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है ना। अगर आप बारबेल के साथ अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी खराब है, अगर अगर आप डंबल के साथ खराब कर रहे हो एक्सरसाइज, तो वो भी खराब हो सकती है। अब देखो बारबेल में फायदा क्या है, बारबेल में सबसे ज्यादा फायदा होता क्या है बारबेल एक्सरसाइज में। सबसे पहली बात, बारबेल एक्सरसाइज में फायदा ये होता है कि आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सीधा रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आपने यहां से होल्ड किया हुआ ना बार को, तो आप इसी लेवल पे काम करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करोगे, अंदर की तरफ नहीं आओगे आप, जो कि एक अच्छी बात है। समझ रहे हो आप। डंबेल में आपके पास ऑप्शन है कि आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आप खराब कर सकते हो, क्योंकि यहां से आप गए, आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधा था, फिर आप ऐसे आ गए। बात क्लियर हुआ। मैंने आपको कल क्या बताया था, आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल जब वर्टिकली जाता है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा या डंबल ट्रेवल करेगा, तब जाके आपका मैक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। ये वेट है, जैसे ये लोड है, ये लोड अगर मैं नीचे, ये इसको बिल्कुल इसके जाना चाहता है कहाँ पे, वर्टिकल, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करूंगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। बिल्कुल सीधा जाना चाहिए वो, ताकि मेरे को, अगर मैं इस वेट को ऐसे लेके जा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा यूज नहीं है ना, क्योंकि मैं इस लोड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा अपने उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप में। तो अगर हम डंबल प्रेसेस की बात करते हैं तो डंबल प्रेस तो हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे, काफी सारे लोग तो ये करते हैं, मतलब ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे जाने की बजाय, बिल्कुल सीधा जाने की बजाय, हम जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, एक तो कर्विलिनियर मूवमेंट नहीं हो रहा है ऐसे। क्लियर हुई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। फिर से देखो एक बार, मैंने क्या बोला कि आपको शोल्डर्स को, मतलब कोई भी चीज को अगर आपको ट्रेन करना है, तो आपको जो रेजिस्टेंस है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो जिस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली आपका वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि मास है उस ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। तो हम जब उसके ऑपोजिटली उसको लेके जाते हैं बिल्कुल सीधा, तो वहां पे हमें मैक्स कॉन्ट्रैक्शन मिलती है ना। तब वो हमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देता है, क्योंकि वो लोड जो है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रहा है ना, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधा है। बट मान लो अगर ये केस ऐसा हो कि आपका वेट ऐसे पड़, आपका लोड बिल्कुल सीधा आना चाहता है, आप उसे इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो कोई फायदा होगा उसका। जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि आप मान लो कर रहे हो रोइंग, अब रोइंग में मान लो आप डंबल के साथ रोइंग कर रहे हो ऐसे बैठ करके, तो उसका फायदा है, क्योंकि लोड तो जाना चाहता है नीचे और आप उसको लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में।
तो ये चीज नोटिस करना आप, तो जब हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं, तो डंबल प्रेस में काफी सारे लोग यहां से ये लेके जाते हैं ऐसे, तो यहां से यहां तक तो आपका मोशन ठीक था, जो आपका वर्टिकल लाइन पे आप चल रहे थे यहां से यहां तक, बट यहां से यहां तक जो आपने कर दिया है ये तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ये बताओ, अब करके देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा सीधे मूवमेंट में, या कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज्यादा मिलेगा? क्योंकि एक आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को मैच कर रहा है और एक आपका कर्वीलीनियर मूवमेंट है। तो जो कर्वीलीनियर मूवमेंट है उसमें हमें यहां तक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, इस रेंज तक बस। बट जो हमारा बिल्कुल सीधा और बिल्कुल नीचे वाला मूवमेंट है, इसमें हमें फुल रेंज ऑफ मोशन में कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में, क्योंकि हमारी मसल्स जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है अगेंस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आउट द मूवमेंट, पूरी मूवमेंट के अंदर। क्लियर? तो इसलिए अगर हमें डंबल प्रेसेस भी करनी है तो हमें ट्राई करना है डंबल्स हमारा एक स्ट्रेट पाथ में चले, स्ट्रेट पाथ में, 1 2 3 4 ऐसे, ना कि ऐसे। ये गलत है, ठीक है। और जब बारबेल के साथ करते हैं तो चलो इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि बारबेल में तो वो स्ट्रिक्ट रॉड है ना, वो आपको स्ट्रेट लाइन पे ही लेके जानी पड़ती है, तो वो एक अच्छी बात है बारबेल। ओके, तो कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स तो होते ही हैं एक्सरसाइज के। अब देखो एक और पॉजिटिव बताता हूँ आपको, प्रेसेस का, क्योंकि प्रेस को तो हम बिल्कुल ही बेकार बता देते हैं ना, बट प्रेस अच्छी एक्सरसाइज है। अब प्रेसेस का एक और बेनिफिट ये होता है कि जब हम बार के साथ वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा ये हो गया कैविटी, है ना, चेस्ट कैविटी आ गया। तो जब आप नीचे गए तो यहाँ पे आपका चेस्ट कैविटी आ गया, इससे नीचे बार नहीं आ सकती आपका, मतलब ये आपका एंड रेंज हो गया ना, इससे ज्यादा आप नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पे बार आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो आपका शोल्डर इस समय पे भी सेफ पोजीशन के अंदर है। बट जब आप डंबल एक्सरसाइज करते हो तो काफी सारे लोग यहाँ से भी यहाँ जाते हैं ऐसे, इतना रेंज पे जाते हैं, ये देखो। ये आपके शोल्डर के लिए सेफ है क्या? सेफ है ये शोल्डर के लिए इतना नीचे जाना? और काफी सारे लोग पैसिव टेंशन का यूज करते हैं। पैसिव टेंशन, पैसिव टेंशन का मतलब क्या होता है कि आपका, ऐसे मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1, नीचे बिल्कुल नीचे गए, ये ये मतलब आपके मसल का जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करना। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका मसल जितनी तेजी से स्ट्रेच होगा उतनी तेजी से वो फोर्स बैक करेगा, जैसे कि एक टाइप आपका जो इलास्टिक होता है उसकी तरह, है ना। तो अगर हम बहुत फोर्सफुली इस वेट को, इस लोड को, इस ऑब्जेक्ट को, इस रेजिस्टेंस को नीचे लेके जाएंगे तो हमारी मसल फोर्स बैक करेगी, ताकि आप अगेन ये ऊपर जा पाओ, ताकि बचा सके आपके जॉइंट को, इसलिए करती है। बट हम उसको अपनी एक्सरसाइज को बेटर करने के लिए या लोड हैवी उठाने के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारे जॉइंट के लिए बड़ा खराब है, क्योंकि ऐसे करते हैं लोग, ये नीचे गए ऐसे, ये बड़ा खराब है। और ये ज्यादातर किस में होता है? डंबल प्रेसेस में होता है। ठीक है, तो ये हर किसी एक्सरसाइज के कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स होते हैं। अब बारबेल का प्रॉब्लम ये है कि बारबेल में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ऐसे ही रखना पड़ेगा अपने को, फ्लेक्सिबल रेस्ट नहीं है। और अगर मैं ऐसे पकड़ के, अवे पकड़ के ये मूवमेंट कर रहा हूँ ये सीधा, तो यहाँ पे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा पड़ेंगे और आपके जॉइंट पे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका 90 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो बेसिकली अपने बहुत ज्यादा विड्थ ना रखो बार का, क्लोज टू द बॉडी रखो, कंपैरेटिवली शोल्डर विड्थ पार्ट से थोड़ा सा वाइड, जिससे कि आप थोड़ा एंगल जो है आपकी शोल्डर्स का वो थोड़ा मिड लाइन पे ला सको, यानी कि आपके जो एल्बो है उसको बॉडी के थोड़ा क्लोज लेके आ सको ऐसे। इस रेंज पे आप करो प्रेसेस भी, डंबल चाहे आप बारबेल कर रहे हो चाहे डंबल, ताकि आपके एल्बो एक स्कैपुलर पेन पे आए और वो आपके जॉइंट के लिए सेफ पोजीशन बने। रादर कि आप ऐसे कर रहे हो बिल्कुल 90 डिग्री पे, आप ये करोगे ये। ठीक है।
क्लियर होगी बात? हो गई है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइसेप्स। ये क्या पोस्टीरियर मसल है आपके अपर आर्म का। यहाँ पे आपको तीन हेड्स मिल रहे हैं, लॉन्ग, लैटरल एंड मीडियल हेड। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग, लैटरल एंड मीडियल हेड है ना, इसका ओरिजिन इंसर्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो लॉन्ग हेड होता है वो इंफ्राग्लेनोइड ऑफ स्कैपुला से शुरू होता है। इंफ्राग्लेनोइड ऑफ स्कैपुला, यानी कि हमारे स्कैपुला से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइसेप्स का ओरिजिन स्कैपुला से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्योंकि बाकी जो हेड्स होंगे ना, लॉन्ग हेड का तो यहाँ से हो जाएगा। लैटरल एंड मीडियल जो हेड होंगे वो आपके इंफ्राग्लिनोइड ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट नहीं होते, वो आपके ह्यूमरस से ओरिजिनेट होते हैं। तो दोनों डिफरेंट जगह से ओरिजिन पॉइंट है दोनों का। एक आपका स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहा है, दो आपके जो हो रहे हैं वो ह्यूमरस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसलिए ये मसल आपका टू जॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि आपके एक तो जॉइंट आपके शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, उसके बाद आपके एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, और देन आपका इंसर्शन इसका कहाँ पे होता है, अल्नार ट्यूबरसिटी में होता है, यानी अल्ना वाली बोन पे आके जुड़ जाती है ये मसल्स आप। ठीक है, अगेन आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये हो गया लॉन्ग हेड, ये आपका यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंसर्ट होता है अल्नार ट्यूबरसिटी में यहाँ पे। जो मीडियल एंड लैटरल हेड हो वो आपके ओरिजिनेट होती है ह्यूमरस से ही, और इंसर्ट होती है आपकी अल्नार ट्यूबरसिटी। ठीक है, तो ये तीन उसके ओरिजिन पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई हेड मसल भी कह देते हैं। ट्राई हेड मसल, थ्री हेडेड मसल्स होती हैं ये। आप ट्राइसेप को तीन रेंज पे ट्रेन कर सकते हो आप। तीन रेंज पे, एक आपका शोल्डर जब फ्लेक्स्ड पोजीशन पे होता है तब ट्रेन कर सकते हो, शोल्डर का फ्लेक्स्ड पोजीशन। एक होता है आपका शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन पे, तब आप ट्रेन कर सकते हो। और एक होता है आपका शोल्डर किस पोजीशन पे, आपका न्यूट्रल पोजीशन पे, तब आप ट्रेन कर सकते हो। तीन पोजीशन पे आप ट्राइसेप्स को इन्वॉल्व करवा सकते हो। फ्लेक्स्ड पोजीशन ऑफ ट्राइसेप एक्सटेंशन क्या होती है, जब आप ओवर दी हेड मूवमेंट करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका शोल्डर है फ्लेक्स्ड पोजीशन पे, देखो। अब ओवर दी हेड मूवमेंट जितनी भी होंगी, ये क्या होगी आपकी, शोल्डर आपका फ्लेक्स्ड पोजीशन पे और आप एल्बो को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है ना, ये मूवमेंट हो गई। एक हुआ आपका शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन, जिसमें ज्यादातर आपकी होंगी प्रेसेस मूवमेंट, सॉरी, आपके पुली पुश डाउन वगैरह आ जाएंगी, जितनी भी आपके पुश डाउन मूवमेंट्स आ जाएंगे, रोप के साथ करो चाहे आपके अपने नॉर्मल पुलिस के साथ करो, जो जितनी मूवमेंट इसमें आ जाएंगी वो आपके हो जाएंगी शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन पे, जो आप ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हो। एक होती है शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन पे, जो आपका शोल्डर हो जाता है एक्सटेंशन पे, देन आप शोल्डर को ट्रेन करते होते हो। ठीक है, ये वाली मूवमेंट, या आपकी जो डिप्स होती हैं, डिप्स में भी आपका शोल्डर जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन पे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन रेंज पे आप अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो, ताकि आपका ट्राइसेप्स जो है वो इफेक्टिवली ग्रो हो, इफेक्टिवली ग्रो हो। अब आप बोलोगे सर इसको तीन रेंज में ट्रेन करने की क्या जरूरत है, हम इसको एक ही रेंज में ट्रेन कर देते हैं। नहीं, आपको ये याद रखना होगा कि जो आपकी डिफरेंट रेंजेस हैं वो आपको बेटर स्टिमुलेशन देती है अलग अलग एरियाज पे। कहने का मतलब ये है कि जब हम शोल्डर की बात करते हैं, शोल्डर हमारा जितना ज्यादा अपने एंगल्स को बदलेगा, उतना ज्यादा आपके ट्राइसेप्स की इन्वॉल्वमेंट बदल जाएगी, और आपके ट्राइसेप की वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी भी वेरी करती है। तो इसलिए अगर आप डिफरेंट रेंज पे ट्रेन करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्शन भी डिफरेंट आएगा, और आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी वेरी करती है। तो इसलिए आपको तीनों रेंज में ट्रेन करना जरूरी है ट्राइसेप्स को। आपको शॉर्ट एंड रेंज पे, जब शोल्डर शॉर्टिंग रेंज पे है तब भी ट्रेन करना जरूरी है। शोल्डर आपका मिड रेंज में है तब भी ट्राइसेप को ट्रेन करना जरूरी है। शोल्डर जब एक्सटेंडेड पोजीशन में यानी लेंथ रेंज में, तब भी आपको ट्रेन करना ट्राइसेप को जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका बैक मसल। बैक आपका काफी मल्टीट्यूड मसल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल ग्रुप्स आते हैं, मल्टीपल मसल ग्रुप्स आते हैं।
आपका ट्रपीजियस आता है, आपका लैट्स आता है, इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप ऑफ मसल आते हैं, रोम्बॉइड्स आते हैं, बहुत सारे मसल्स हैं आपके बैक में, इसलिए इसको हम बोल देते हैं मल्टीट्यूड मसल। क्या कह देते हैं हम इसको? मल्टीट्यूड मसल। और इसके अंदर ना आपको, मतलब इस पार्ट को हम डॉर्सम एरिया भी कहते हैं, वैसे पोस्टीरियर भी कह सकते हैं और डॉर्सम एरिया भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपका बैक मसल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइजेस में, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे ना बैक मसल को, तो प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग ये समझते हैं कि बैक को एक ही रेंज पे ट्रेन कर सकते हैं, वैसा नहीं होता, बैक को मल्टीपल रेंजेस में ट्रेन करना पड़ता है। और आपकी बैक मसल काफी बड़ी मसल ग्रुप्स है कंपेरेटिवली बाकी मसल के, और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मसल ग्रुप्स हैं आपके। तो इसलिए हम अपने बैक को जब ट्रेन करना है तो हमें इसे तीन पार्ट्स में लेके चलना पड़ता है, एक अपर बैक में, एक मिड बैक में और एक लोअर बैक में। ठीक है ना? अपर बैक वाली मसल्स कौन सी हो जाती हैं आपकी? यहाँ से लेके यहाँ वाली मसल्स जो है ये सब अपर बैक के अंदर आ जाएंगी। फिर ये मसल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिड बैक में और ये आपकी लोअर बैक में, तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। अब हम इंडिविजुअली मसल को समझते हैं और इनके फंक्शन को समझ के इनकी मूवमेंट को भी देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रपीजियस मसल की। ट्रपीजियस मसल, ये वाला मसल यहाँ से जो ऑसिपिटल रीजन से ओरिजिनेट होके जा रहा है और एक तरीके से ऐसे ट्रपीजॉइड बनाता है, पूरा डायमंड शेप टाइप बना देता है, और आपके इंसर्ट होता है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि थोरैसिक एंड पे। ठीक है? ये है आपका ट्रपीजियस मसल, कुछ इस तरीके का। अभी काफी बड़ा मसल है, इसको भी हम दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर बैक, सॉरी अपर ट्रेपीजियस, मिड ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, यूटी, एमटी एंड एलटी, यानी कि अपर ट्रेपीजियस, मिड ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस। ठीक है? अब पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि बात किसकी चल रही है। ये आपका ट्रेपीजियस मसल। ठीक है? देखो कितना बड़ा पार्ट है। और ये वाले पार्ट को हम अपर कह देंगे, ये वाले को मिड कह देते हैं और ये वाले को हम लोअर कह देते हैं। ठीक है? तो इसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले अपर बैक, अपर ट्रापीजियस है, अपर ट्रापीजियस को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर का एलिवेशन, शोल्डर एलिवेशन मूवमेंट हम करते हैं, यानी कि ये मूवमेंट, वन, टू, थ्री। ठीक है? अब याद रखना यहाँ पे शोल्डर एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों है, और आपका जो ट्रेपीजियस है वो बैक साइड ऑफ मसल में है, तो आप कभी भी याद रखना कि आप जब इसको ट्रेन करोगे तो आप थोड़ा अपनी बॉडी को लीन फॉरवर्ड करोगे एंड देन आप ट्रेपस को ट्रेन करोगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा लीन करते हो तो आपके ट्रेपीजियस जो है उसके लाइन ऑफ एक्शन और आपके डंबल्स के या आपके जो वेट है उसके बिल्कुल अलाइन आ जाते हैं, बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। देखो जब मैं अपनी बॉडी को ऐसे रखूंगा तो ये नहीं होगा, फिर ये मूवमेंट आगे जाएगा, अब मेरे डंबल यहाँ पे है, तो जब मैं थोड़ी बॉडी को लीन फॉरवर्ड कर दूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा डंबल और मेरा जो ट्रैप्स मसल फाइबर्स है ना वो बिल्कुल सीधी हो पाएंगी, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर मैच करेंगी, इसलिए फिर मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो जबरदस्त बनेगा। ठीक है? तो ये तरीका होता है आपकी बॉडी को लीन फॉरवर्ड करके फिर आपका एलिवेट करने का और डिप्रेस करने का। ठीक है? उसके बाद आपके मिड ट्रेपीजियस हैं और लोअर ट्रेपीजियस हैं। इनको ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रेन करने के लिए भाई आपको एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा और शोल्डर का एलिवेशन भी करना पड़ेगा डिफरेंट एंगल के अंदर।
ठीक है, डिफरेंट एंगल के अंदर भी आप शोल्डर का एलिवेशन करके इनको ट्रेन कर सकते हो। स्पेशली इस वाले पार्ट को तो कर सकते हो, देखो कैसे। अब आपने क्या करना है, इंक्लाइन बेंच पे लेटना है। ठीक है, मान लो ये इंक्लाइन बेंच है, यहाँ पे मैं प्रोन लाइन पोजीशन पे लेट गया और यहाँ पे मेरे पाँव ऐसे दोनों नीचे हैं, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डंबल रखे हुए हैं। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोन लाइन पोजीशन में ऐसे लेट करके मैं फिर जाके एलिवेट कर रहा हूँ। ये 1 2 3। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे जो मिड ट्रेपीजियस है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, उसको मैं इफेक्टिवली ट्रेन कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका लोअर ट्रेपीजियस। अब ये तब ट्रेन होगा जब आप क्या करोगे, मूवमेंट को, जब आप एक्सटेंशन करोगे। आपको एक्सटेंशन अचीव करना है, बट स्टिल आप एबडक्शन में करोगे उस चीज को। एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी अपने अपर बैक को ट्रेन करते हो ना, आप अपर बैक को ट्रेन करने के लिए करते हो एबडक्शन प्लस एक्सटेंशन। यानी कि आपको मूवमेंट तो ऐसी करनी है, बट मूवमेंट में आपको बाहर की तरफ को आना है, बाहर की तरफ को, बॉडी के क्लोज नहीं जाना है। अगर बॉडी के क्लोज जाओगे तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। आपको एबडक्शन होता है गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे भी आपको एबडक्शन जाना है और एक्सटेंशन करना है, ये मूवमेंट, ये। ठीक है, तो जब इस मूवमेंट पे आप करोगे यानी अवे फ्रॉम द बॉडी जाओगे, तब जाके आपकी अपर बैक ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्या रीजन है इसके पीछे? एक सबसे बड़ा रीजन है तो आपका मसल फाइबर ओरिजिन इंसर्शन। ठीक है, मसल फाइबर आपके कहाँ पे रन कर रही है, वो भी एक रीजन है। दूसरा बात, एक और रीजन है कि आपके मसल फाइबर की अलाइनमेंट। ठीक है, देखो, यहाँ से आपकी मसल फाइबर्स किस लाइन पर ट्रेवल कर रही है, देखो ऐसे जा रही हैं आपकी मसल फाइबर्स हॉरिजॉन्टली। तो जब आप मूवमेंट भी ये करोगे तो आपकी ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी दोनों तरफ से, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बनेगा। दूसरी बात, आपके ओरिजिन इंसर्शन क्या है, आपके मसल का इस तरीके से बना हुआ है, साइड की तरफ को जा रही है वो, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप ये मूवमेंट करोगे और फिर जाके ये मूवमेंट करोगे, तो कॉन्ट्रैक्शन तभी बेटर होने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आपके मसल्स देखो यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे जुड़ी होती है ऐसी, तो फिर हम जाके क्लोज टू द बॉडी यानी वर्टिकल एडक्शन कर सकते थे, ये मूवमेंट कर सकते थे, इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से टारगेट होता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी मसल क्या है, एक तो अपर बैक में है और वो आपकी हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेन करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लिफ्ट करना पड़ेगा आपके ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसमें ज्यादा ट्रेन कर पाओगे इसको। अब उसके लिए चाहे आप अपने हाई हाई रोज कर लो, या आप बारबेल रोइंग कर लो, सपोर्टेड रोइंग कर लो। ठीक है, तो इन सारी चीजों के अंदर आप इसको ट्रेन कर सकते हो, ट्रेपीजियस को, है ना। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बॉइड्स मसल। रोम्बॉइड जो है वो आपकी बायलैटरल मसल होती हैं, दोनों तरफ से दोनों तरफ को जुड़ती हैं ऐसे, शुरू आती हैं यहाँ से और इंसर्ट करती हैं दोनों तरफ में आपके स्कैपुला को, स्कैपुला के मीडियल एस्पेक्ट को ये ज्वाइन करती हैं दोनों तरफ से। इसको बोलते हैं हम रोम्बॉइड मसल। ठीक है, अब याद रखना कि जब हम प्रोट्रूड आउट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रूड आउट, तब जाके हमारा जो रोम्बॉइड्स है ना वो स्ट्रेच हो पाता है। जैसे कि आपका स्कैपुला ऐसे है ना अपनी जगह पे फर्मली प्लेस्ड है। अब जब मैं ये मूवमेंट करूंगा, जैसे ये मूवमेंट, अब मैंने आगे की तरफ को ये मूवमेंट किया, ये मूवमेंट, तो इसमें क्या हुआ, आपके जो स्कैपुला हैं वो आपके ह्यूमरस से कनेक्टेड है ना। जब मैंने ह्यूमरस को आगे ले गया मैं, तो आपके स्कैपुला भी इस तरीके से बाहर की तरफ को आते हैं ऐसे, बाहर की तरफ को, जिसे बोलते हैं प्रोट्रूड आउट होना या प्रोट्रैक्शन होना। तो ये बाहर की तरफ को आएंगे और उस समय पे आपका रोम्बॉइड्स क्या होगा बताओ, स्ट्रेच होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? रोम्बॉइड्स स्ट्रेच होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा?
बोथ कैसे हो सकता है यार? देखो ना, रोम्बॉइड्स आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, इंटरनल साइड अंदर वाली तरफ को कनेक्टेड है आपके स्कैपुला के। तो जब मैंने प्रोट्रूड आउट किया, यानी कि मैं जब बाहर की तरफ हो गया, जब मेरे स्कैपुला ऐसे स्ट्रेच बाहर की तरफ हो गए, तो स्ट्रेच होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? स्कैपुला अवे गए बॉडी से, ऑब्वियसली स्ट्रेच होगा ना, सिंपल बात ही तो है ये। जब रोम्बॉइड्स इसको खींच के वापस ले आएंगे, मतलब ये स्कैपुला जैसे अभी मैंने किया प्रोट्रूड आउट है ना, अब इस मूवमेंट को जब मेरे स्कैपुला वापस ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा ये मूवमेंट, ये, तो बताओ फिर क्या होगा? क्योंकि रोम्बॉइड्स क्या करेगा, वो स्कैपुला को अंदर से कनेक्ट किया हुआ उसने, जब रोम्बॉइड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो स्कैपुला को वापस ले आएगा अपनी जगह पे। क्लियर हुआ? समझ में आया रोम्बॉइड्स का क्या काम है? वो आपके स्कैपुला को वापस ले आएगा रिट्रैक्टेड फॉर्म में, जहां पे वो अपने अपने फर्स्ट वाली जगह पे था, इनिशियल पोजीशन पे था, जैसे इस वाली पोजीशन पे वापस ले आएगा रोम्बॉइड्स। क्लियर हुई बात? तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम रोम्बॉइड्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अपने स्कैपुलर मूवमेंट को ध्यान रखना है। हमें अपने स्कैपुला को अपनी जगह पे वापस लेके आना, तो वो होगा हमारा रिट्रैक्शन। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्शन करना है, ताकि फुल रेंज में हमारा रोम्बॉइड्स काम कर सके। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो रोम्बॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि हमारी जो स्कैपुला है उसका अपनी जगह पे आना वापस जरूरी है। जैसे हम ये मूवमेंट भी कर रहे हो ना, तो आपका वहाँ पे भी रोम्बॉइड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नो डाउट। चाहे आप जो मशीन ड्राइंग करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हम मशीन ड्राइंग कर रहे हो, वन टू, ठीक है। अब इसमें आपका रोम्बॉइड्स इन्वॉल्व है, बट वो इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोट्रैक्शन नहीं है। इसलिए जब भी आपको ट्रेन करना है रोम्बॉइड्स को, आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोटूड आउट भी करोगे, मतलब आपने ये मूवमेंट भी करना है, तो ही आपके जो स्कैपुला है वो प्रोट्रूड आउट हो पाएंगे। देखो, प्रोट्रूड आउट, एंड देन आप रिट्रैक्ट करोगे। ठीक है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ठीक है, जब ये मूवमेंट होगा तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी इसकी। अगर ये मूवमेंट नहीं हुआ, तो रोम्बॉइड्स आपके इनफेक्टिवली ट्रेन होंगे, सब ऑप्टिमली ट्रेन होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अब वो चाहे आप इसमें कर लो, चाहे आप मान लो अगर डंबल के साथ कर रहे हो, फिर क्या करोगे? मैंने आपको बोला कि प्रोट्रैक्शन जरूरी है, फिर क्या करोगे? लाइक आर्नो ट्रेन हिज बैक, कुछ हद तक, कुछ हद तक भवनीश वैसा ही करना पड़ेगा। जनरल पॉपुलेशन को वैसा नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट के साथ करते थे, जिससे कि लंबार रोल होने के खतरे ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हमारा फिर लंबर जो लोअर बैक है ना, वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है अगर हम बिल्कुल आर्नोल्ड की तरह ही करेंगे, और ऊपर से वेट बहुत ज्यादा है उसमें। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज्यादातर जनरल पॉपुलेशन की, एथलीट थोड़ी है ज्यादातर लोग हमारे साथ। जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे वो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो एथलीट नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह पहले शायद ना भी किया हो, वेट ज्यादा भी हो, तो उनके लंबार एरिया पे स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होगा अगर आप आर्नोल्ड की तरह करोगे। बट हाँ, पॉइंट सही है आपका, आपने सही समझा कि मूवमेंट कुछ उसी तरीके की होगी कि आपको ना फुल प्रोट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये देन रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर फायदा ज्यादा होगा, अगर रोम्बॉइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डंबल रोइंग कर रहे हो, मान लो जैसे आप डंबल रोइंग कर रहे हो, तो डंबल में भी आपको क्या करना ना, आपको सिर्फ इतना रेंज पे नहीं कर, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतनी रेंज पे काम नहीं करना कि यहाँ से उठाया और यहाँ पे कर दिया, बस बात खत्म, क्योंकि नॉर्मल हमारी डंबल ड्राइंग होती है ना। आपने सपोर्टेड ड्राइंग करनी है। जैसे मान लो मेरे आगे क्या है, मैंने इंक्लाइन बेंच सेट किया हुआ है, ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ, इंक्लाइन बेंच सेट किया हुआ है मैंने, और मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, ये देखो डिफरेंस क्या है। नॉर्मल ड्राइंग में डिफरेंस ये है, सिर्फ इतना मोमेंट। बट इस वाले में क्या है, जो रोम्बॉइड्स के लिए इन्वॉल्व होगी, उसमें अब मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ, ये, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर पूरा नीचे जहां तक जा सकता है। ठीक है, जहां तक पॉसिबल है आपको पूरा नीचे जाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने तो सपोर्ट लिया हुआ है ना, तो प्रॉब्लम लंबार की है ही नहीं है।
क्योंकि आपने तो आगे बेंच लगाया हुआ है, बेंच में लेट के कर रहे हो आप ये चीज, तो आपको पूरा नीचे जाना है, देन अगेन फिर रिट्रैक्शन। ये आपके रोम्बॉइड्स के लिए बेस्ट रहेगा। उससे ज्यादा फायदा है ना, रोम्बॉइड्स को ट्रेन कर रहे हैं ना हम। रोम्बॉइड्स कब ट्रेन होंगी? जब प्रॉपर प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन होगा। अगर प्रोट्रैक्शन ही कंप्लीट नहीं है तो रोम्बॉइड्स कैसे रिट्रैक्ट कर पाएंगे अच्छे से? फिर तो सब ऑप्टिमल अप्रोच हुआ ना वो। तो ये चीज का ध्यान रखना है अपने को। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन आ गया अपना लैट्स, है ना। अब लैट्स मसल जो है वो काफी बड़ी मसल है, देखो। इसका ओरिजिन काफी बड़ा पार्ट है, पैल्विक भी मान लेते हैं इसके ओरिजिन में हम, और इसका थोरैसिक एंड भी, और आपका जो कनेक्ट होता है कहाँ पे होता है? ह्यूमरस पे होता है। तो ओरिजिन पार्ट काफी बड़ा है और इंसर्शन पार्ट क्या है? ह्यूमरस पे है। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलता है। ओरिजिन पार्ट इतना बड़ा और इंसर्शन पार्ट आपके ह्यूमरस पे। ठीक है, पैल्विक से ओरिजिनेट हो रही हैं, थोरैसिक से हो रही हैं, और इंसर्ट हो रही हैं ह्यूमरस पे जाके यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि ह्यूमरस का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जब आपका ह्यूमरस एडक्ट होगा यानी बॉडी के क्लोज आएगा, तो आपका लैट्स वहां पे ट्रेन होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया इसका इंसर्शन यहाँ पे है, ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में इसका इंसर्शन है यहाँ पर। तो अगर आपका ह्यूमरस बॉडी के क्लोज आएगा तो आप अपने लैट्स को ट्रेन कर रहे हो, इसका मतलब। बात सिंपल है, बात बहुत सिंपल है। ठीक है ना। अब वो चाहे आप मूवमेंट पुलिस के साथ करो, चाहे आप किसी वेट के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो बेसिकली। आपको फर्स्ट एम ये ध्यान में रखना है कि आपका जो ह्यूमरस है वो अपने ओरिजिन पॉइंट के क्लोज आना चाहिए। समझ रहे हो? आपने यहाँ से लिफ्ट किया और आप यहाँ तक आ रहे हो, ये भी आपका लैट्स की एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो रही है। क्लियर? ह्यूमरस बॉडी के क्लोज आएगा तो कंट्रैक्शन होगी लैट्स की। अवे जाएगा तो आपका लैट्स होगा स्ट्रेच, पास आएगा तो कंट्रैक्शन, दूर जाएगा तो स्ट्रेच। क्लियर? ज्यादा दूर करने की जरूरत नहीं, हो तो इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो तो सब ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा दूर करोगे। लैट पुल डाउन की बात कर रहे हो क्या आप? देखो जरूरी नहीं है लैट पुल डाउन करना, बहुत सारी मूवमेंट है। आप अपनी पुली के साथ, अब जो एडजस्टेबल पुलीज होती हैं उसके बिल्कुल ऊपर वाले एंगल पे लगा लो, थोड़ा सा दूर बैठ के आप ऐसे कर लो सिंगल आर्म, वन टू, उससे भी लैट्स एंगेज होता है। जरूरी नहीं है कि आपको लैट पुल डाउन करना, और लैट पुल डाउन तो वैसे भी सब ऑप्टिमल अप्रोच है। मतलब उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेन नहीं कर पाते अपने लैट्स को, अपर बैक को ट्रेन करते होते हैं इसमें। बहुत सारे लोग लैट पुल डाउन के अंदर अपर बैक को ट्रेन कर रहे होते हैं। क्यों ट्रेन कर रहे होते हैं अपर बैक को, उसके पीछे का रीजन जान लो। क्योंकि एक तो हम यहाँ पे रहते हैं बिल्कुल वर्टिकल, सीधा। और दूसरी बात क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वाइड पकड़ते हैं। जब बहुत ज्यादा मैं वाइड पकड़ लूंगा, जैसे अभी मैंने वाइड पकड़ा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ, तो इतने वाइड पकड़ने से क्या हुआ, मेरा देखो रेंज कितना कम हो गया, क्योंकि मेरे सिर के पास तो वैसे ही आ गया बार। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ पाऊंगा सिर्फ, इससे ज्यादा मैं वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो रिजिड बार है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी मूवमेंट को, यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी मेरे। इससे नीचे तो मैं वैसे ही नहीं आ सकता। तो यहाँ तक किया मूवमेंट, फिर मैं यहाँ तक चला गया, यहाँ तक किया फिर यहाँ तक चले गया, क्योंकि मैंने बहुत वाइड कर लिया ना, तो मैंने अपने रेंज को बहुत कम कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, इतना ज्यादा वाइड करने से देखो क्या हुआ, मेरा एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा कॉज होगा, मैं जाऊंगा नीचे, बस मैं इतना मूवमेंट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। बट जब मैं बॉडी के शोल्डर ब्लेड पार्ट से थोड़ा सा वाइड इतना रखता हूँ, तो मेरा एक तो रेंज बढ़ जाएगा, मतलब इतना रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता हूँ। दूसरी बात क्या होगी कि मैं बॉडी के क्लोज जा सकता हूँ, मेरा जो एल्बो है वो मैं इस रेंज पे लेके आ सकता हूँ, ये। जबकि जब बहुत वाइड होगा तो मैं इस रेंज पे काम करूंगा, जो कि आपके शोल्डर पे भी एक्सेसिव स्ट्रेस देगा, एक्सटर्नल रोटेशन क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई?
अरे फ्रंट से करना है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि वाइड से आप करोगे तब भी आपके शोल्डर पे एक्सेसिव स्ट्रेस है। तो जब आप पीछे से करोगे फिर तो वो तो काम ही खराब है। समझ गए आप? सबसे ज्यादा इंजरीज लोगों को उसी में होती हैं। आप अगर बिहाइंड द नेक करना शुरू कर दे, एक तो सर्वाइकल आपका जो है, सर्वाइकल रीजन है वो एक्सेसिव स्ट्रेस के अंदर है। दूसरा आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल रोटेशन कॉज कर लिया, एक्सटर्नल रोटेशन, और उसके बाद आप नीचे आ रहे हो, ये मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो अपने स्कैपुलर रीजन पे और जॉइंट पे। ठीक है। किसके हिसाब से आर्नोल्ड? सर आर्नोल्ड कोई कोच नहीं है ना, आर्नोल्ड एक एथलीट है। समझ रहे हो? आर्नोल्ड एक कोच नहीं है, वो एक एथलीट है। एथलीट के हिसाब से बहुत चीजें बेटर या बेकार हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेसेप मलिंगा है। मलिंगा है ना, मलिंगा का बॉलिंग एक्शन जो है वो बायोमैकेनिकली बहुत इनकरेक्ट है, जिससे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं उसके ऊपर। शोएब अख्तर का हाइपर एक्सटेंशन कितना था, जॉइंट उसके कितने खराब हुए, अभी भी उसके जॉइंट खराब है, हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि वो बहुत अननेचुरल फोर्स जनरेट करता था पैर से। एथलीट था, वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम किया, बट उसके जॉइंट तो खराब है ना आज। समझ रहे हो? तो ये मत देखो कि दुनिया क्या करिए, क्योंकि हर किसी का रेंज अलग हो सकता है उसके गेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑप्टिमल टेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपके जॉइंट सेफ रहें, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आने वाले हैं वो आर्नोल्ड नहीं है, वो कोई एथलीट नहीं है, वो जनरल पॉपुलेशन होगी। बहुत सिंपल से लोग होंगे जिनके जॉइंट उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, उतने ज्यादा मोबाइल भी नहीं है। उनको अगर आप बहुत वाइड से कराना शुरू कर दोगे, 2 दिन में जॉइंट में दर्द होना शुरू होगा और फिर जाना पड़ेगा उनको डॉक्टर के पास। तो वो ठीक करने आए थे अपनी बॉडी को और खराब करके जाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए बॉडी बिल्डर्स का कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने अपने क्लाइंट पे, आपको क्लाइंट पे वही कॉपी पेस्ट करना होगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी जिसमें आपके जॉइंट सेफ रहे। बात क्लियर होगी अभी? ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो आपका जैसे एग्जाम्पल हम दें, रॉनी कॉलमन है, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने प्रोफेशन में, बट स्टिल अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो उनकी बड़ी बुरी हालत है। उनके स्पाइनल इश्यूज इतने हैं, उनके स्पाइन में पेच, मल्टीपल सर्जरीज, हर 6 हफ्ते में सर्जरीज होती है उनकी, है ना? तो वो चीज भी आपको नोटिस करनी है। पर बॉडी बिल्डर को ट्रेन करने के लिए भी तो साइंटिफिक वे से ही ट्रेन करना पड़ेगा। अर्नब देखो, दो चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ना, आप जब ट्रेनर हो तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि आपके क्लाइंट मैक्सिमम क्या चाहते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपको रिजल्ट्स या आपकी बॉडी कैसी है और उसके हिसाब से आप जो चीजें कर रहे हो वो सही ही होंगी, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। रॉनी कॉलमैन कल, या कोई एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जो कि दिखने में अच्छा है, वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, मान लो वो ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कहता है मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ इससे मुझे फायदा होता है। अब ये मतलब नहीं है ना कि वो बॉडी बिल्डर, उसकी बॉडी इतनी अच्छी है तो ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छी ही होगी। ऐसा है कोई फिक्स पॉइंट? हो सकता है ऐसा? अब आप बोलोगे अरे नहीं इसकी तो बॉडी इतनी अच्छी है, ये तो ऐसी मूवमेंट कर रहा है इसलिए इसके शोल्डर्स इतने अच्छे हैं। कह सकते हो ऐसा? नहीं कह सकते हो ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर जो कर रहा है या जो कोई एथलीट कर रहा है एक मूवमेंट, वो मूवमेंट हमेशा करेक्ट होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आप बायोमैकेनिकली आप देखते हो जो चीज करेक्ट होती है। बात समझ में आ गई? और आपको ये चीज ध्यान रखना है ना, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपके पास जो क्लाइंट आएंगे ना,
वो क्लाइंट हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, जनरल पॉपुलेशन के साथ ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने वाले। उनका कोई गोल एथलेटिक गोल नहीं है। जो आप आर्नोल्ड की बात कर रहे हो या किसी बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हो, वो लोग बचपन से ट्रेन कर रहे हैं उस रेंज पे। समझ रहे हो, उस रेंज पे ट्रेन कर रहे हैं, उनकी उतनी मोबिलिटी है उस रेंज पे, वो बहुत समय से ट्रेन कर रहे हैं। आपके पास जो बॉडी बिल्डर, जो आपके पास क्लाइंट आया है, वो तो ऑलरेडी बहुत बुरी कंडीशन में है। ठीक है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। एक एथलीट है, मान लो विराट कोहली है या कोई और है। वो ट्रेनिंग जब आप कर रहा था तो आपने देखा कि वो कर रहा है हाई नी एक्शन या टो टचेस। टो टचेस कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, टो को टच कर रहा है और वापस नीचे बैठ रहा है, या फ्रॉक जंप कर रहा है। आपने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तो ये तो एथलीट है, इसका मतलब ये एक्सरसाइज अच्छी है, क्योंकि एथलीट है, इसकी बॉडी अच्छी है। अब आया आपके पास एक ओबीस पर्सन, जो 120 किलो का है, 120 केजीज का है। आप बोल रहे हो कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करो कि विराट कोहली भी यही करता है, फ्रॉक जंप करो। अब वो फ्रॉक जंप करेगा, पहले तो उसके जॉइंट खराब हो जाएंगे। 120 केजी वेट है उसका, और दूसरी बात, उसके जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस इतने ज्यादा डेवलप होंगे क्योंकि वेट इतना ज्यादा है। तीसरी बात, वो कोई एथलीट नहीं है, उसको आदत नहीं है, उसके जो लिगामेंट्स हैं, उसके जो टेंडन्स हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितने विराट कोहली के हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंगली काम करना है, उसके बेस के अकॉर्डिंगली काम करना है। अपने अकॉर्डिंग मत देखो ना, फिर आप ट्रेनर हो, आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग देखना है। अपने अकॉर्डिंग तो फिर आप पता नहीं क्या क्या करवा दोगे उसको। समझ रहे हो बात को? आपको जो चीज बेटर लगती है, आपके बॉडी पे जो अप्लाई होती है, वो आपके एनाटमी के हिसाब से अच्छी है। बात समझ में आ रही है? आपकी एनाटमी के लिए हिसाब से वो बेस्ट है। जैसे कि मान लो आप स्क्वाट्स करते हो, आपका स्क्वाटिंग, आपका लंबार जो है वो उतना बेटर है, या जो आपकी हिप फ्लेक्शन इतनी अच्छी है कि आप पूरा डेप्थ स्क्वाट कर लेते हो, बिल्कुल नीचे तक स्क्वाट कर लेते हो आप। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितना जनता आपके पास ट्रेनिंग करने आएगी आप सबको डीप स्क्वाट कराओगे। ऐसा नहीं है ना। क्योंकि किसी किसी का जो स्क्वाटिंग है वो सिर्फ 90 डिग्री तक जाएगा, बिकॉज ऑफ लेस हिप फ्लेक्शन। उसका बट विंग होना शुरू हो जाएगा। अब आप बोल दो कि नहीं नहीं, मेरा तो डीप स्क्वाट होता है क्योंकि मैं डीप स्क्वाट करता हूँ, मेरे लिए वो ठीक है, तो आपके लिए भी ठीक होगा, ऐसा कह सकते हो क्या? क्योंकि उसके तो लंबार एरियाज में प्रॉब्लम है, उसके तो हिप फ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। आप करवाने की कोशिश करोगे डीप स्क्वाट, उसके ऊपर ही वेट गिर जाएगा। दूसरी बात, उसके शेयर फोर्स इतना डेवलप होगा, उसके जो स्ट्रेस इतना ज्यादा पड़ेगा ना स्पाइन पे, ये वो लॉन्ग रन में बहुत डेंजरस है उसके लिए। समझ रहे हो? तो हर किसी का सीन अलग है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जनरलाइज्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हो, जो सब पे एप्लीकेबल होती है बात, उनके अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करते हो। और जो मैं बता रहा हूँ आपका, ये हमें जितनी मैंने बातें बताई हैं, आपके पास हो सकता है कि ऐसा क्लाइंट आए जो कि इस बात में भी नहीं फॉल करता हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर उसमें आपको उस क्लाइंट के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर किसी की जो एनाटमी है, हर किसी का जो स्ट्रक्चर है, वो वेरी करता है। हर किसी की क्लाइंट की हेल्थ वेरी करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। ओके। डम्बल रोइंग करते टाइम ग्रिप पे कोई चेंजेस करना होता है? डम्बल रोइंग आप नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप के साथ करो, ग्रिप में ऐसा कोई आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अपने बारे में बताना, मैंने बताया तो था इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में आया था। चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर जाके हम डिस्कस करेंगे आगे। तो लैट पुल डाउन का मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या करना है,
दूसरी बात, इस पोजीशन का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जो आपका लैट्स है ना, वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फेज में कब आएंगे, जब आपका वो अपने ओरिजिन पार्ट के क्लोज आएंगे ऐसे। ठीक है, तो जब इस पार्ट के क्लोज आएंगे वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, बट लैट पुल डाउन में तो ये अचीवेबल ही नहीं है, आप यहाँ तक जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नीचे तक आप जा ही नहीं पाते हो, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ तक तो जा ही नहीं पाते लैट पुल डाउन, क्योंकि यहाँ तो आपका जो बार है वो आ जाता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इस फेज में होनी है लैट्स की। तो बहुत सारे लोग तो इस रेंज पे जा ही नहीं पाते, मतलब ये बात हो गई कि आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो, आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आपका बाइसेप पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इतने पे काम कर रहे हो, ऐसा कर लो, ऐसा सोच लो। लैट पुल डाउन के अंदर ऐसा ही होता है, लैट हमारी लैट्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जब ये देखो लैट्स आपका यहाँ पे आएगा ना, जब ये बिल्कुल पास में आएगा यहाँ पे, तो ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ तक तो ये आ ही नहीं पाता इतने नीचे तक, क्योंकि किसी किसी की लिमिटेड रेंज नहीं होती, कोई कोई यहाँ इस पार्ट पे बहुत वीक होता है। तीसरी बात यहाँ पे हो जाती है कि आपका जो बार है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको इतने नीचे तक आने ही नहीं देता, यहाँ पे अटकना शुरू हो जाता है ना वो, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप क्या करो, आप या तो इस बार को चेंज कर लो, इस बार को ना चेंज कर लो, एक ऐसे डी बार भी आती है कुछ इस तरीके की होती है वो, देखी होगी आपने। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके का रेंज होता है, तो आपके पास इतना एक्स्ट्रा रेंज आ गया, आप नीचे तक आ सकते हो, फिर यहाँ तक आ सकते हो, क्योंकि ये बार नहीं लगेगी, बार ऐसी है डी शेप में, तो बार आपके यहाँ पे टच नहीं होगी, जिससे आप यहाँ तक आ सकते हो, जिससे आपका लैट्स एंगेज होगा अच्छे तरीके से। या अगर वो भी नहीं है, तो अपना यहाँ पे ना पुली सेट कर लो, जो फ्लेक्सिबल पुलीज होती है ना, यहाँ पे ऐसे सेट कर लो आप दोनों तरफ से, एक इस तरफ लगा लो, एक इस तरफ लगा लो, इससे क्या होगा कि आपकी जो इतना ज्यादा रेंज है वो एक्स्ट्रा होगा, देखो कि आप एक्स्ट्रा रेंज जा पाओगे। यहाँ से पकड़ लिया दोनों तरफ से, अब आपका स्ट्रेच भी ज्यादा होगा, और कॉन्ट्रैक्शन भी आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। क्लियर, तो इससे आपका लैट्स की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और बताता हूँ आपको, इलियाक लैट पुल डाउन करते हुए देखा होगा अपने लोगों को, इलियाक लैट पुल डाउन करते हुए देखा होगा, वो क्यों जबरदस्त है, क्यों अच्छी है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। क्योंकि लैट्स जो मसल है ना आपकी, लैट्स मसल जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी नहीं होती, ध्यान रखना। लैट्स मसल बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसे खड़ी नहीं है वो मसल, लैट्स मसल होती है कुछ ऐसे आगे की तरफ को जाती है ऊपर को। तो मतलब आपकी जो लैट शुरू हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ को आई है, देखो ऐसी आई, इस शेप में गई है, इस शेप में, सीधी नहीं है। तो लैट्स को ट्रेन करने के लिए आप बिल्कुल सीधा मूवमेंट करोगे वो उतना अच्छा नहीं है, तो कंपेरेटिवली अपनी बैक को थोड़ा बेंड कर लो, जिससे आपका रेक्टिव रेंज बेटर हो जाए, इतना। दूसरी बात कि इलियाक लैट पुल डाउन कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर एक्सरसाइज है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वो मल्टी फंक्शनल पे जाना है, सबसे ऊपर पुली को सेट करना है, सिंगल आर्म के साथ आपको करना है, नीचे बैठ जाना है, नीलिंग पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, 1 2 3। अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि लैट्स मैंने बताया वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं, यहाँ से यहाँ को ट्रेवल कर रही हैं। अब जब वो यहाँ से यहाँ को ट्रेवल कर रही हैं, इस वाले हाथ से आप देखो, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, मतलब इस रेंज पे है वो। अब जब यहाँ से पीछे की तरफ को लेके आओगे, आप ये कॉन्ट्रैक्शन करोगे, तो आपका लाइन ऑफ मसल फाइबर्स और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया अभी लैट्स ऐसे रन करती हैं, और आप रेजिस्टेंस जो आपका है, लोड जो आपका है, वो इसी लाइन पे आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा अच्छा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर, इसके बाद अगर आपको लैट्स को एंगेज करना है, तो मैंने बोला था जब आपको अपर बैक को एंगेज करना है, तो आपको एबडक्टेड फॉर्म में लेके जाना है ना, एबडक्टेड फॉर्म में डंबल को या बार को। बट जब आपको अपने लैट्स को बड़ा एंगेज करना है, मिड बैक को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एबडक्टेड फॉर्म में ले जाओगे या एडक्टेड फॉर्म में लेके जाओगे, क्लोज टू द बॉडी लेके जाओगे या अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाओगे।
ये बताओ। अच्छा, लैट्स को करने के लिए अवे लेके जाओगे? अवे तो अपर बैक को करने के लिए लेके जा रहे थे ना। हमें लैट्स को एंगेज करना है, लैट्स मिड बैक को करने के लिए। क्लोज टू द बॉडी लेके जाओगे, क्लोज टू द बॉडी, क्योंकि उससे क्या होगा, ह्यूमरस आपकी बॉडी के क्लोज ट्रेवल करेगा, तो जितना क्लोज आएगा वो अपने ओरिजिन पार्ट के पास आ पाएगा। समझ आ गई बात? मिड बैक के लिए क्लोज टू द बॉडी, अपर बैक के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। गुड। चलो अभी बताओ क्या क्वेश्चन। स्ट्रेट आर्म पुल डाउन इफेक्टिव है सर, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन भी इफेक्टिव है, बिल्कुल कर सकते हो वो भी एक्सरसाइज। 150 डिग्री कर रहा है तो इट मीन्स रोटेटर कफ आपका उतना हेल्दी नहीं है। स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन आपके मैक्सिमम लैट्स को एंगेज करता है, क्योंकि आप बॉडी के क्लोज तो जाते ही हो वहां पे भी। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आप बिल्कुल स्ट्रेट करते हो, इसलिए आपके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो मसल के हैं, सॉरी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आपके मसल फाइबर के बिल्कुल प्रोपोर्शनली एक्ट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाता है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। इसलिए आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को बेंड करके आगे से लैट पुल डाउन करो, वो ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा। बारबल बेंट ओवर, बारबल बेंट ओवर में दोनों ग्रिप यूज होते हैं। जो क्लोज ग्रिप से रहती है ना, मतलब जिसमें आप सुपिनेटेड ग्रिप के साथ करते हो, वो सुपिनेटेड ग्रिप ज्यादातर आपके लैट्स को एंगेज करने के लिए की जाती हैं। क्योंकि सुपिनेटेड ग्रिप से नेचुरली क्या होता है कि हमारा जो आर्म है वो एडक्टेड फॉर्म में आ जाता है। देखो, ये मैंने अगर प्रोनेटेड पोजीशन किया हुआ है ना, तो मेरा अल्ना है जो, या मेरा जो एपिकॉन्डाइल है वो अवे हो गया बॉडी से, देखो ये। बट जब मैं करता हूँ सुपिनेटेड तो ये बॉडी के क्लोज आ गया, ये देखो एल्बो क्लोज आ गया ना। तो जब सुपिनेटेड मूवमेंट करूंगा तो ये बॉडी के नेचुरली क्लोज से निकलेगा। तो ज्यादा क्लोज से निकलेगा तो किसके लिए ज्यादा बेटर होगा? अभी बताया था इससे पिछले वाले लैट्स के अंदर ही, तो बॉडी क्लोज ले जाओगे तो लैट्स की एंगेजमेंट ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो ये है। अगर अपर बैक के लिए कर रहे हो थोड़ा वाइड करो, फिर आप वायरल रोइंग कर रहे हो तो अपर बैक को ज्यादा टारगेट करेगा। क्लोज टू द बॉडी लेके जाओगे और सुपिनेटेड करोगे तो आपके मिड बैक को यानी कि आपके लैट्स को ट्रिम करेगा। क्लोज ग्रिप सिटेड रो वर्सेस वाइड ग्रिप सिटेड रो। वाइड ग्रिप सिटेड रो में क्या करोगे आप, वाइड ग्रिप बहुत ज्यादा वाइड कर लोगे तो एबडक्शन हो गया, फिर आपके अपर बैक को ज्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा, आपके रियर डेल्ट्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर आप क्लोज ग्रिप सिटेड रोज कर रहे हो, बिल्कुल पास से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप रिट्रैक्शन अच्छे से दे, अगर प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन अच्छे से दे पा रहे हो तो रोम्बोइड्स को भी एंगेज कर देगा। ठीक है। अदरवाइज आप बॉडी के क्लोज लेके जा रहे हो तो सिर्फ लैट्स को भी थोड़ा बहुत एंगेज करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है मूवमेंट पे। ओके। क्लाइंट के लिए कैसे वर्कआउट सजेस्ट करें? क्लाइंट को सबसे पहले क्लाइंट की जनरल हेल्थ पैरामीटर्स को जानो, उसके वेट हाइट और उन सारी चीज़ों को जानो, फिर उसका एक्सपीरियंस लर्न करो, एक्सपीरियंस देखो उसे कितना पता है कितना नहीं आता है।
उसके बाद आप उसके लिए वर्कआउट डिजाइन करो, कैलोरी डेफिसिट बनाओ, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो आपको करवाना है। आगे जो तो मैं बताऊंगा स्प्लिट्स वगैरह, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसका 5 दिन का टाइम है तो कोई आपका अच्छा स्प्लिट यूज कर सकते हो, जैसे कि पीपीएल प्लस अपर बॉडी लोअर बॉडी, दो ये स्प्लिट यूज किया, पोस्ट वर्कआउट 2 से 3 कार्डियो करवाया, और आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेट लॉस कोई देखो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा चीजें ना कॉम्प्लेक्स नहीं करनी। वेट लॉस बहुत बड़ा तोप थोड़ी है। वेट लॉस क्या है कि आपको कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है और कैलोरी इनटेक को कंपैरेटिवली कम करना है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसका गोल अगर सिर्फ वेट लॉस का है या फैट लॉस का है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक गेम से रिलेटेड गोल नहीं है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो उसके लिए बेस्ट वर्कआउट होगा वो डिजाइन करोगे। तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर एक बेस वर्कआउट है, एक पीप, आपने पुश पुल लेग प्लस अपर बॉडी लोअर बॉडी चला लिया, और साथ में आपने कार्डियोज ऐड किए हुए पोस्ट वर्कआउट 2 से 3 दिन, और आप कैलोरी डेफिसिट दे रहे हो, आपका बॉडी फैट लॉस करेगा। हम कितना कैलोरीज कितना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं वो कैलकुलेट करना नहीं है आपको, ये कैलकुलेट करना है कि आपने कितना खिलाना है उनको। समझ रहे हो, कितना खिलाना है वो इम्पोर्टेंट है। कितना खा रहे हो वो तो फिर आप जितना मर्जी खाते रहो, वो कैलकुलेट करके करोगे क्या आप? आपने डिसाइड ही ये करना है कि मैंने खाना ही कितना है, आपको डिसाइड ये करना है। ठीक है, आपका मान लो बीएमआर आता है 1400 कैलोरीज, आपने निकाला मेंटेनेंस कैलोरीज आपका आया 1800, आपने वहां पे फिर डेफिसिट बनाया 300 कैलोरीज का, आप आगे 1600 कैलोरीज में मान लो। 1600 कैलोरीज का डाइट बनाना है, 1600 कैलोरीज में जो चीज एग्जिस्ट करती है वही देनी है आपको। ठीक है, ये आएगा जब न्यूट्रिशन की क्लास में, बीएमआर वाला चैप्टर में, डेली कैलोरी में, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। सर अगर इंड्योरेंस हाइपोट्रॉफी सभी को, इंड्योरेंस हाइपोट्रॉफी क्या होती है? इंड्योरेंस को और हाइपोट्रॉफी को भी गेन करना है तो क्या करना चाहते हैं, ये पूछ रहे हो? तो आपको दोनों वर्कआउट्स करने हैं, उन दोनों को पीरियडाइज करना है। ठीक है ना, आपके इंड्योरेंस अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मस्कुलर इंड्योरेंस की, या फिर अगर आप इसको अपने रनिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस में दोनों वर्कआउट डिजाइन करने पड़ेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने, एग्जाम्पल सिर्फ आपको दे रहा हूँ रनिंग का और हाइपोट्रॉफी मसल साइज का और आपकी कार्डियक हेल्थ और इंड्योरेंस का। तो आपने क्या किया, मान लो आपने पुश पुल लेग्स वर्कआउट डिजाइन किया है आपने, या फिर आपने बॉडी फोर बॉडी 4 दिन आपका वर्कआउट, मान लो 3 से 4 दिन आप वेट ट्रेनिंग करते हो, 2 से 3 दिन आप स्पेसिफिकली इंड्योरेंस ट्रेनिंग को देते हो। तो मान लो फर्स्ट डे आप आए, आपने किया मिक्स वर्कआउट, ओवरऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगले दिन आप गए, आपने करा इंड्योरेंस वर्कआउट 5 किलोमीटर रनिंग। अगले दिन आप आए, आपने फिर से किया होल बॉडी पार्ट वर्कआउट, फिर से सारी बॉडी पार्ट्स को कवर कर लिया वेट ट्रेनिंग के अंदर। अगले दिन आप गए, आपने फिर इंड्योरेंस ट्रेनिंग किया। ठीक है, फिर आपने अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दो मसल ग्रुप्स को लेके चला, एक दिन अपर बॉडी कर लिया, एक दिन लोअर बॉडी कर लिया, काम खत्म। आप इंड्योरेंस वर्कआउट्स भी कर रहे हो, आप हाइपरट्रॉफी वर्कआउट्स भी कर रहे हो, तो दोनों चीजें ग्रो होंगी, दोनों चीजें बेटर होंगी। ठीक है, तो जो पीरियडाइजेशन होता है ना, जो वर्कआउट्स होते हैं वो आपके अकॉर्डिंगली डिजाइन होते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है वो। हर किसी के लिए कोई बेस वर्कआउट नहीं होता कि मैंने कोई, मेरे पास कोई वर्कआउट पड़ा है तो मैं उसको कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर लूँ, ऐसा नहीं है। ना ही ज्यादातर जो जनरल पॉपुलेशन है सबके लिए वर्कआउट सेम भी नहीं बनता, सबके लिए इंडिविजुअल वर्कआउट बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी किसने बोला, अर्नब ने कहा कि इंड्योरेंस भी करना है, हाइपरट्रॉफी भी मेरा गोल है, तो फिर ये दोनों को पीरियडाइज करना पड़ेगा। मान लो आपका गोल होता कि मेरे को योगी एक्सरसाइजेस में भी बेटर होना है, योगा परफॉर्म करना है, और मुझे योगा का कोई इवेंट लड़ना है, साथ में मुझे हाइपरट्रॉफी भी चाहिए, तो फिर आप इन दोनों को कंबाइन करके वर्कआउट्स को बनाते। समझ रहे हो, जैसे मान लो आपका 3 दिन आप योगा करते, 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग करते, तो 3 दिन में आप होल बॉडी लेके चलते, मंडे को होल बॉडी किया, वेनेसडे को होल बॉडी किया, सैटरडे को होल बॉडी किया। ठीक है, और 3 दिन बीच में आप योग ट्रेनिंग करते हैं, तो इस तरीके से दोनों चीजें आपकी पीरियडाइज हो जाती। ठीक है।
चलो अभी एंड करते हैं।